एंड प्लीज सी दिस नेक्स्ट हाफ एन आवर जो है ना वो इंट्रोडक्टरी सेशन ही होने वाला है। हमें इस सब्जेक्ट की डिमांड को और इस सब्जेक्ट को समझना है, ठीक है। इट्स मोर लाइक फ्रेंडशिप, जिसकी मतलब ऑफकोर्स क्लास में फ्रेंड्स होंगे बैठे हुए, तो फ्रेंडशिप स्ट्रांग होने से पहले एक दूसरे को जानते हो ना, एंड फिर जब कनेक्शन डेवलप होता है फिर वो फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती है। रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप, द सेम थिंग वर्क्स बिटवीन यू एंड योर सब्जेक्ट। जब तक इस सब्जेक्ट को नहीं जानोगे कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को स्कूल में सिर्फ वही नाम और डेट और इवेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, अगर वैसे पढ़ना है तो फिर इट्स नॉट फॉर सिविल सर्विसेज, ओके। सो उस सब्जेक्ट को जानो एंड देन जब जान जाओगे तो फिर वो कनेक्शन डेवलप होगा। कनेक्शन डेवलप होगा देन ऑटोमेटिकली यू विल बी ईगर टू लर्न मोर, अंडरस्टैंड। सो नेवर इग्नोर द बेसिक्स ऑफ एनी सब्जेक्ट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, but what it requires your dedication and conceptual clarity, that is the most important thing। हम स्कूल लेवल में और बहुत कॉलेजेस में भी ऐसा होता है कि हमारा मेजर फोकस क्या होता है कि we will clear this exam by reading the things on the last day। ये चीजें आएंगी, इसे ऐसे पढ़ लो और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। That I know it's not true in each and every institute, but in most of the cases it happens। बट यूपीएससी में ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हमें अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को फोकस करके रखना है, हमेशा उस पर फोकस रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली द थिंग्स विल गेट क्लियर, ओके। एंड उसके लिए आपका बोलना जरूरी है, क्लियर। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर हिस्ट्री टुडे। कोई बता सकता है हिस्ट्री क्या है? कोई बोलेगा? स्टडी ऑफ पास्ट, ओके, ट्रू। मैं इसमें थोड़ा सा और एडिशन कर देता हूं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट, ओके। that is the very apt and a short definition of history। ये past क्या है? yes, सबको पता है, सबको पता है, बस मुझे आवाज सुननी है। past मतलब that has already happened or already occurred, okay। so ये जो 5 मिनट पहले हमने बोला वो भी पास्ट है, और अब से 1 लाख साल पहले जो हुआ वो भी पास्ट है ना। क्या आपको लगता है कि इस 1 लाख साल में सब कुछ कांस्टेंट रहा होगा? नहीं ना, हमने तो अपनी लाइफ में इतना चेंज देख लिया कि, और आई कैन से दैट योर यूथ इज वन ऑफ दोज जो इतना ड्रास्टिक चेंज देख रहा है इन विथ रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। सो जस्ट इमेजिन कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि लाखों साल पहले, सो इन लाखों सालों में बहुत कुछ बदला होगा ना। सो देयरफॉर स्कॉलर्स जो हैं वो इस पास्ट को एक पीरियड के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ सकते, अदरवाइज फिर हम हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाएंगे। हिस्ट्री का मतलब तो यही है ना कि टू स्टडी द कंटिन्यूटी एंड चेंज। इसलिए स्कॉलर्स ने क्या किया, इस हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया सब पीरियड्स में, ठीक है ना, सब पीरियड्स में। और वो सब पीरियड्स क्या हैं? नहीं, वो इंडियन सब पीरियड्स हैं। प्री हिस्ट्री, यस, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, good, but this is a universally accepted, especially prehistory and history, although this definition is not universally accepted one, but prehistory and history की जो definition है वो
हर जगह यही है। इसका मतलब कोई तो कॉमन पैरामीटर रहा होगा जिसके बेसिस पे स्कॉलर्स ने इन पीरियड्स को डिवाइड किया है ना। ये सब कुछ बेसिक है, इस सब्जेक्ट के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। ओके, किस बेस, क्योंकि अगर किसी स्कॉलर ने कहा, मैं मान लो कि कोई इंडियन स्कॉलर है, इंडियन हिस्टोरियन है, वो कह रहा है प्री हिस्ट्री, और कोई यूरोपियन हिस्टोरियन है वो कह रहा है प्री हिस्ट्री, तो क्या उस प्री हिस्ट्री फॉर यूरोपियन एंड फॉर अस इज डिफरेंट? नो। एक कॉमन पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन में ये बोला गया है कि इस पीरियड से पहले की चीजें जो भी हैं वो प्री हिस्ट्री है, और इस पीरियड के बाद की जो भी चीजें हैं वो हिस्टोरिकल है। ओके, वो साइंटिफिक पैरामीटर क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो पैरामीटर क्या है? एविडेंस। एक मिनट, एविडेंस बहुत सारी हो सकती है, तो सिर्फ एविडेंस नहीं, साइंटिफिक एविडेंस। देखो, सोर्सेज किसी ने बोला था, सोर्सेज और एविडेंसेस बहुत हो सकते हैं ना। ये हो सकता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, लिटरेरी एविडेंस हो, बहुत सारी अलग चीजें हो सकती हैं। तो यहां सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी सोर्सेज की बात है, ठीक है। एडवेंट ऑफ राइटिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन सोर्सेस। हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड वो है जहां पे हमें रिटन सोर्सेज अवेलेबल हैं। प्री हिस्ट्री का पीरियड वो है जहां पे एडवेंट ऑफ राइटिंग नहीं है। पीपल, क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं ना, वी हैव इवॉल्व विद टाइम, एंड ऐसा नहीं है कि हम अपने दिस जब होमो सेपियंस बने उस इवोल्यूशन फेज में हमें फ्रॉम द बिगिनिंग हमें पता था कि ABCD लिखनी है या आई लिखनी है, ऐसा नहीं है। द एडवेंट ऑफ राइटिंग इट इवॉल्व विथ टाइम, या प्लीज, it evolved with time. So the period before the advent of writing is prehistory. The period after for which we have written resources or written sources is your historical. बीच वाला पीरियड जो सैंडविच्ड है that is your proto history, जहां पे हमें राइटिंग तो पता है, मतलब एज अ ह्यूमन वी हैव नोन और वी हैव लेफ्ट सम रिटन सोर्सेज, बट अभी हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। दैट इज योर प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। तो जस्ट एक लाइन लिख लो तीनों के लिए। हिस्ट्री को डिफाइन कर लो पहले। हिस्ट्री इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री इज scientific study of past. Change the paragraph. It has been subdivided into following periods. Now prehistory, protohistory and history. Prehistory, the period before advent of writing. Okay. Why I have not written कि the period after advent of writing? ऐसा हो सकता है कि those people they knew the art of writing, but हम उनकी राइटिंग को समझ नहीं पाए हैं, एंड therefore जो उनका राइटिंग है वो हमारे लिए सोर्स एक्ट नहीं करेगा। अंडरस्टूड? सो therefore the period for which we have written sources उसे बोलते हैं। अभी हम सोर्सेज पे आएंगे, अभी तो मैं सिर्फ इन वर्ड्स का मीनिंग बता रहा हूं, सो दैट इन पे कोई कंफ्यूजन, बिकॉज ये सबसे बेसिक्स एस्पेक्ट हैं हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट के।
अगर आपसे कोई पूछे कि प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड में क्या फर्क है, तो दिस इज, एंड कि हर हिस्ट्री के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। ओके, प्रोटो हिस्ट्री, द पीरियड फॉर विच writing was known but the period for which writing was known but we have not deciphered, we have not deciphered the script yet. ओके, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, प्लीज रिमेंबर, आई टोल्ड यू ना, ये डेफिनेशन है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ये जो टर्म प्रोटो हिस्ट्री है ना, ये आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं रादर देन द हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में फर्क है। Historians analyzes different sources and then write about the events. Archaeologist specifically analyzes your material sources. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे सोर्सेज में, मैं ब्रीफली मेंशन करूंगा, बट ये दोनों डेफिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ओके, डन। अच्छा, ये तो एक बेसिक आइडिया about your history. Again we are going to start with your Indian history today. इंडिया, ये नाम कहां से आया, कैसे, क्या है, मतलब इंडिया के एंशंट, क्योंकि इंडिया नाम हमारे एंशंट लिटरेचर्स में नहीं है, एंशंट सोर्सेज में कहीं भी मेंशन नहीं है। ओके, ये नाम जो हमारे एंशंट लिटरेचर में जो मेंशन है वो क्या नाम है, भारतवर्ष। भारतवर्ष एंड जम्बू द्वीप, दो नाम मेंशन है हमारे एंशंट लिटरेचर में। लिटरेचर में इवन इंस्क्रिप्शंस में, इंस्क्रिप्शंस, इन सब में हमें क्या मिलता है, तो दो नाम मिल रहे हैं, भारतवर्ष एंड दूसरा जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। भारतवर्ष, इट द होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट इट रिफर्स टू, बट ये नाम कहां से आया, द लैंड ऑफ किंग भरत, किंग भरत। ठीक है, और भरत ऋग्वेद में मेंशन है, ट्राइब का क्लैन है ये। ओके, तो वहां से भरत के लैंड को भारतवर्ष बोला गया, और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत मेंशन्ड है, इंडिया दैट इज भारत। ओके, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद दिस वर्ड, सो भारत इज डेफिनेटली द नेम ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो वो हमारे एंशिएंट पीरियड से रहा है, और वो इट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द ट्राइब भरत, भरत ट्राइब मेंशन्ड इन योर ऋग्वेद। इफ यू वांट यू कैन मेंशन दैट। Ancient literature and inscriptions mentions India as Bharatvarsh, mentions India as Bharatvarsh and Jambu Dweep, Jambu Dweep. Next line, Bharatvarsh, Bharatvarsh represents
the land of Bharat tribe represents the land of Bharat tribe, Bharata, Bharat tribe mentioned in Rig Ved. Bharat tribe mentioned in Rig Ved. Okay. एंड जम्बू द्वीप क्या है? जम्बू द्वीप इट्स रिलेटेड टू, द्वीप किसे बोलते हैं? आइलैंड को बोलते हैं, है ना? वो आइलैंड जहां पे जामुन मिलता हो, जामुन, दैट इज द फ्रूट, ठीक है, उसे हम जम्बू द्वीप बोलते हैं. एंड दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंडिया एज अ लैंड. ओके, सो फुल स्टॉप के बाद लिख लो जम्बू द्वीप. जम्बू द्वीप represents the island where jamun fruit is found. ठीक है, एंशियंट में बस यही दोनों नाम मिले हैं हमें, कहीं इंडिया नहीं मिला है. ओके, तो ये इंडिया कहां से आया? ये इंडिया, ये इट्स काइंड ऑफ मॉडिफाइड वर्जन है. सबसे पहले जो फॉरेनर्स में पर्शियंस इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कैप्चर करते हैं. एरिया है इंडस रिवर का. इंडस रिवर का दूसरा नाम सिंधु है, ठीक है, और वो इस एरिया को सिंधु से उन्होंने हिंदू और हिंद बोलना शुरू किया. किसने? पर्शियंस ने. पर्शियंस कॉल्ड दिस प्लेस हिंदू और हिंद. हिंदू इज नॉट अ रिलीजन. हिंदुइज्म जो है, रिलीजन इज योर वैष्णविज्म, शैविज्म एंड शक्तिज्म. रिलीजन ये है. हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ. हिंदुइज्म इज अ जनरल टर्म, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन. ओके, नाउ ये जो टर्म हिंदू है, ये जब ग्रीक, पर्शियन से ग्रीक लोगों तक पहुंचा और ग्रीक्स ने इस सिंधु और हिंदू को इंडोइक बना दिया. ओके, एंड जो चाइनीज थे इस पीरियड के, वो भी इस हिंदू वर्ड को हिंदू बोलने लगे, YINDU. एंड वहां से फिर लेटर ऑन ये टर्म इंडिया में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, दैट्स हाउ द नेम इवॉल्व्ड. इट्स बट सिंस you should, means we know our country as India, so you should know the history of this evolution of this name. Okay, so change the paragraph and write down the Persians called the region around river Indus, in bracket you can write down, Indus को क्या बोलते थे? सिंधु. as Hind और हिंदू. full stop. The Chinese called India as Yindu, and the Greeks modified this Hindu to Indoic. Okay,
क्योंकि ग्रीक वर्ड में ये एच वर्ड जो है ये नहीं होता है, तो एच को हटाया और फिर वो आई, इंदू, हिंदू से इंदू बना और इंदोइक बन गया वो, और वहां से फिर हम आज का इंडिया देखते हैं। ये तो इस इंडियन हिस्ट्री के नाम की बात हुई। इंडियन हिस्ट्री में भी वी हैव ऑफ कोर्स इतना बड़ा पास्ट है, सो इट कैन नॉट बी स्टडीड इनटू वन सिंगल पीरियड। तो इंडियन हिस्ट्री नीड टू बी सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब पीरियड्स। सो राइट डाउन इंडियन हिस्ट्री is subdivided into following sub periods. Ancient India, the time period till 750 CE. Early medieval India, 750 CE to 1206 CE. Early medieval India, 750 CE to 1206 CE. Then medieval India, अच्छा why 1206? या advent of Arabs came in 8th century itself. Someone was saying something, यहां से कुछ आवाज आई, दिल्ली सल्तनत कोई बोल रहा था। देखो 750 CE, by this time feudalism became a characteristic feature. यहां से फिर ये वाला जो पीरियड है ये फ्यूडल एज है इंडिया का। 1206 we saw a change in this characteristic and we saw establishment of centralized control again in India by the coming of your Delhi or the Turks in India. So Delhi Sultanate, the start of Delhi Sultanate, that is 1206, that is because कोई भी year ऐसे ही नहीं decide हुआ है, there must be some specific factor or reason, कोई मेजर चेंज आया होगा तभी फिर हम उस पीरियड से एक नए फेज की बिगनिंग देख रहे हैं। अंडरस्टूड? सो 1206 में दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट है, देयर फॉर दिस ईयर। ओके, थर्ड मिडाइवल इंडिया 1206 CE टू ब्रिटिश रूल की बिगनिंग जब से होगी वहां से एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, सो 1757 CE, ठीक है, दैट इज योर मिडाइवल। फोर्थ वन मॉडर्न इंडिया 1757 CE onwards. लिख लिया? ओके, कैन एनीवन एनलाइटन मी द मीनिंग ऑफ मॉडर्न? कोई बताएगा मॉडर्न मतलब क्या है? हाँ, इन व्हाट सेंस वे ऑफ थिंकिंग, मतलब कैसी वे ऑफ थिंकिंग? कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, एक 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 करके। यस, रैशनल थिंकिंग, और कुछ? साइंटिफिक, रैशनल, ओके, रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। हाँ, सॉरी थोड़ा लाउडर,
लॉजिकल थे, ओके, लॉजिकल थिंकिंग, फाइन, वो सब कुछ एक ही है, रैशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक, ऑल ऑफ देम आर, ठीक है, आप सब कुछ एनलाइटनमेंट पे जा रहे हो, ओके। और इस मॉडर्न एज के कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, हाँ, नहीं वो तो टाइम पीरियड हुआ, मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा हूं, बताओ कैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉडर्न एज का, एक एज को मॉडर्न एज कब बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगर जैसे इकोनॉमी के सेंस में तुम लोग कह रहे हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और भी कुछ हो सकता है, बताओ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अग्री, मैं एक एक करके लिख रहा हूं, चलो जो भी तुम लोग बोल रहे हो, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। फर्स्ट वन, आइडियाज के फॉर्म में मुझे बताया गया रैशनलिज्म एंड योर साइंटिफिक टेम्पर, इट्स मोर लाइक एनलाइटनमेंट, रैशनलिज्म एंड other enlightenment ideas. Then economy में you are saying कि industrial revolution आ जाए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और किसी ने बोला साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, और कुछ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है, मींस चलो ये भी लिया, पॉलिटिकल सेंस में यू हैव दिस आइडिया ऑफ नेशन स्टेट और लिबरल, ठीक है, मैं वो सब एनलाइटनमेंट आइडियाज में ले रहा हूं। आइडियाज को मैंने समझ लिया कि हाँ आप आइडियाज के रिस्पेक्ट में सोच रहे हो, दैट्स गुड, इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में सोच रहे हो, दैट्स गुड, पॉलिटिकल रिस्पेक्ट में सोच रहे हो, दैट्स गुड, और कौन कौन सी चीजें बच गई? सोशल, तो सोशल में कैसा? मैं तो फीचर पूछ रहा हूं, रिफॉर्म से, वो रिफॉर्म तो उस फीचर तक पहुंचने के लिए लाया गया ना, है ना, तो वो फीचर कैसा होता है, एक मॉडर्न एज की सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? इगैलिटेरियन, दैट इज अ सोशलिस्ट सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी इगैलिटेरियन है नहीं, सो आई वोंट यूज द वर्ड इगैलिटेरियन, ओके, बट यस द साइंटिफिक और मॉडर्न एज में वी आर स्ट्राइविंग टू अचीव सोशल equality in terms of your gender equality, definitely we are trying to even kind of decrease the inequalities and all socio-economic inequalities and also, but egalitarian, it's kind of a utopian task. Individualism represents modernism, it's debated, ठीक है, ऑल्दो हमें दिखता है कि जो भी मॉडर्न सोसाइटीज हैं वहां पे इंडिविजुअल कैरेक्टर और इंडिविजुअलिज्म बढ़ता है, बट हाँ सोशल एस्पेक्ट में व्हाट वी शुड सी कि सोशल वाइसेस जो हैं, से फॉर एग्जांपल वाइसेस कैसी होती हैं? चाइल्ड मैरिज, जेंडर इनइक्वालिटी, एक्सेस टू एजुकेशन ना होना, या फिर से फॉर एग्जांपल हेल्थ इश्यूज होना, ऑल ऑफ दिस आर द वाइसेस ना सोसाइटी में है, वो वाइसेस ना हो, उन वाइसेस को कम से कम किया जाए, दैट इज योर मॉडर्न एज, अग्री? सब इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर से अग्री कर रहे हैं? नाउ जस्ट आस्क अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ, इनमें से क्या था 1757 में? 1757 का इंडिया शुड बी कॉल्ड एज अ मॉडर्न इंडिया, शुड बी कॉल दिस सोने की, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मैं मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूं, सोने की चिड़िया इकोनॉमिक सेंस में कह सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट मैं इन फीचर्स पे बोल रहा हूं कि इंडिया ऑफ 1757, मैं तो कह रहा हूं पूरा 18th सेंचुरी ले लो, 1757 से आप 1799 तक आ जाओ, 1857 तक आ जाओ, क्या था यहां पे? कुछ नहीं था ना, तो शुड वी कॉल इट मॉडर्न इंडिया? This whole periodization itself is not correct. Agree?
लॉजिकल है भाई, आपसे यही सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ फार डू यू अग्री दैट मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न एज इन इंडिया स्टार्टेड इन 1757? Of course, that should not be the periodization of history. What should we call it? British India. Modern India नहीं कहना चाहिए. It is British India. Understood? तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे कि यहाँ मॉडर्न पीरियड और मॉडर्न इंडिया स्टार्टेड इन 1757, that is not correct. That is not correct. And this periodization need to be revised. And yes, is being revised in new historiography. We are witnessing the periods being called as British India. The modern age starts only in 19th century. 19th century with the beginning of socio-religious reform movement. Understood? And we are still in this, of course the whole world is still in this journey of this modern. आज तो postmodernism आ गया है, that is a different thing. बट हम उस मॉडर्न का मतलब हमें समझना चाहिए, ठीक है? जस्ट डोंट एक्सेप्ट द वर्ड्स एट द फेस वैल्यू, ठीक है? उसकी मीनिंग को समझो एंड देन यू कैन रेज दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। और हमारी क्लास में हमारा फोकस इन्हीं चीजों पे रहेगा। डेट्स, नाम, ठीक है, पढ़ने होंगे, धीरे धीरे याद होंगे एज एन एग्जाम्पल, बट क्लास का मतलब उन डेट्स और नाम को पढ़ना नहीं, इस सब्जेक्ट का मतलब उस डेट्स और नाम को पढ़ना नहीं। हमें इस सब्जेक्ट से सीखना है। वी नीड टू नो अबाउट आर society, our even the evolution of our society, the evolution of the political system, the evolution of the culture, and the evolution of your economy. That's what we are going to do. कोई डाउट अभी तक इस सब्जेक्ट को लेके किसी का? इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन आस्क, और इफ यू वांट टू राइट इवन कि मॉडर्न इंडिया, एक तो पहले ये लिख लो कि मॉडर्न का मतलब क्या होता है, बट एक सेपरेट बॉक्स में लिखना इन योर रफ वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न? यस, ऑल योर आंसर्स वर करेक्ट। पता नहीं यू वर हेजिटेंट अर्ली ईयर, ऐसा मैंने सुना, जैसे सर ने भी बोला, बट सारे आंसर्स तो सही दे रहे हो यार, फिर हेजिटेंट क्यों थे? अच्छा, इकोनॉमी में हो सकता है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, गॉट इट, इसलिए। बट फिर भी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी डाउट हो, क्लास में करो उसे, फिर मतलब जस्ट फील फ्री टू स्पीक अप। इस क्लासरूम प्रोग्राम का ना सिर्फ और सिर्फ एम आपको नोट्स देना नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देना नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां से हम, यू आर एस्पिरेंट, आप इस क्लासरूम के बाद आप में से ही बहुत लोग डायरेक्ट सर्विसेज में जाएंगे। सो उस सर्विस तक पहुंचने के लिए आपको जो थर्ड स्टेज, जो जैसे इंटरव्यू, जो आपका थर्ड स्टेज है इस एग्जामिनेशन का, वहां पे आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। और इस क्लासरूम का जो हमारा पर्पस है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत मेजर पार्ट होता है कम्युनिकेशन, ठीक है? सो इस क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू ही हम वो चीज भी सीखेंगे। अंडरस्टैंड? तो डोंट हेजिटेट, और कभी सोचना ही मत कि तुम्हारे सामने वाला, तुम्हारे साथ वाला फ्रेंड, या ये तुम अभी 50, 70, 80 लोग बैठे जो हो, इनमें कौन क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, तुम कितना सिली डाउट पूछ लोगे। डोंट वरी अबाउट देम, इट्स यू हु विल क्लियर दिस एग्जाम, इट्स यू अलोन हु विल राइट द आंसर्स। तो आपको कोई डाउट आपके दिमाग में, मतलब आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए एज एन इंडिविजुअल, ठीक है? तो उस पर ध्यान दो। क्लियर? फाइन। अच्छा, नोट डाउन कर लिया ये टाइम पीरियड के बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इफ यू वांट एक रफ में, व्हाट इज मॉडर्न एज? तो दिस इज मॉडर्न एज, ऑफ कोर्स दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉडर्न एज।
rationalism and other enlightenment ideas, industrial revolution and scientific revolution, the idea of nation state, and the movement, or you can say the absence of social evils, like child marriage, सती प्रथा, है ना, जेंडर इनइक्वालिटी इन जनरल, ये सारी चीजें आपके फीचर्स ऑफ मॉडर्न एज हैं। एंड देन वहां पे एक क्वेश्चन मार्क लिखो, अभी आंसर नहीं मिलेगा, जब हम पूरा मॉडर्न इंडिया कर लेंगे तब हम उस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे कि शुड वी कॉल इट अ मॉडर्न एज और नॉट, ठीक है। बट एक क्वेश्चन यहां लिख लो, क्योंकि पीरियडाइजेशन हमने यहां लिख किया है। हाउ फार it is correct to say, how far it is correct to say that modern India began from 1757? क्वेश्चन मार्क। ऑफ कोर्स इसका आंसर हमें अभी कंप्लीट नहीं मिलेगा। वी नो कि वी शुड नॉट कॉल इट, रादर वी शुड कॉल इट ब्रिटिश इंडिया ओनली, इस मॉडर्न एज को। नाउ अच्छा, यहाँ पे मैं हर जगह ये टर्म यूज कर रहा हूं, एक यूनिट आपका सीई, कोई फुल फॉर्म बताएगा इसका? कॉमन एरा। BCE बिफोर कॉमन एरा, ओके। कैन यू कन्वर्ट दिस, say I'm using NCERT's figure itself, 560 BCE to years ago, मतलब आज के टाइम में अगर मैं बोलूं 2 years ago, कन्वर्ट कर सकते हो, कितना होगा? 560 BC आज के टाइम में क्या है? मतलब मैं ईयर्स अगो में चला जाऊं, जैसे आज वी आर इन योर 21st सेंचुरी, तो मैं 560 BC को और किस फॉर्म में बता सकता हूं? 2000, मुझे वो कैलकुलेशन दो, कैसे आए? 2025 प्लस 560. Is it the only thing which you need to do? -1. Why? Just see. हम नॉर्मल कैलकुलेशन में क्या करते हैं, हमारे नंबर सिस्टम में क्या होता है? 0, -1, 1 होता है ना। तो 1 से -1 तक पहुंचने के लिए हमें 1 और 2 स्टेप्स लेने पड़े हैं। अब मैं 1 CE, दिस इज योर 1 CE, और ये आपका 1 BCE है। बीच में कोई जीरो है क्या? 1 BCE से 1 CE जाने के लिए मुझे सिर्फ एक ही स्टेप लेना पड़ा है। अंडरस्टूड? सो देयरफॉर व्हेन वी कन्वर्ट इट, हमें वो जो हम ये जीरो वाला अज्यूम करके ऐड करते हैं, 2 स्टेप ऐड कर लेते हैं ना, हमें उसे हटाना पड़ेगा, एक स्टेप में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए -1 भी होगा। क्लियर? सो ईयर्स अगो में इट विल बी 2025 प्लस 560 -1। ओके, इसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, बिकॉज आई कैन एक्सपेक्ट दिस इन योर प्रीलिम्स। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू गेट दिस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। सो एक सब हेडिंग देखो, टाइमलाइन। किसी को कहीं पे भी डाउट हो, या इवन स्पीड में भी कुछ मींस कम करना है, आपको तेज करने के लिए तो कोई बोलेगा नहीं, अगर थोड़ा रिड्यूस करना हो तो इनिशियल क्लासेस में बोल सकते हो, ठीक है? कहीं पे भी कुछ छूटे तो यू कैन आस्क। राइट डाउन टाइमलाइन। CE इज कॉमन एरा,
BCE is before Common Era. Full stop. Now, write down, convert, write down a question, convert 560 BCE, 560 BCE into years ago. 560 BCE into years ago. 560 is the 560 BC is the year which is assumed to be the birth year of Gautam Buddha. Gautam Buddha के birth year it's assumed. Okay, so now write down answer. Answer में 2025 मतलब present year. So write down present year. पहले डायरेक्ट नंबर मत लिखो, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखो. Then we will write the numbers. Okay, present year plus the given year minus 1 इसको फिर चेंज इन नेक्स्ट लाइन मैथमेटिकली इक्वल टू करके इन नेक्स्ट लाइन राइट डाउन 2025 plus 560 minus 1 and then just do the mathematics. हाँ, मैं एक बार वो पहले लिखवाऊंगा भी और फिर समझाऊंगा भी. पहले ये नंबर लिख लिया. नाउ राइट डाउन अ नोट. Write down a note. -1 is done because we don't have 0 between 1 BCE and 1 CE. क्लियर? एक बार फिर से समझ लो क्या हो रहा है. ये आपका नंबर सिस्टम, जस्ट अज्यूम लाइक दिस. ये 0, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2. मैं अगर 1 से -1 आ रहा हूं तो मैंने पहला स्टेप लिया ये, दूसरा स्टेप लिया ये. अग्री? अगर मैं 2 से -2 आ रहा हूं तो ये फिर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा. बट हो क्या रहा है, हमारे जो कैलेंडर है, टाइमलाइन है, वहां 0 नहीं होता है. वहां 0 इज नॉट लाइक 1 BC के बाद 0 ईयर नहीं आएगा. इट विल बी 1 BC देन 1 CE. आपका 0 ईयर नहीं आता है बीच में. अग्री ना? ये तो सबको पता ही है. सो अगर मैं 1 BCE से 1 CE जाऊंगा तो एक ही स्टेप ले रहा हूं ना. ये 0 वाले की वजह से जो डबल काउंटिंग हो रही थी वो नहीं है यहां, इस वजह से -1. क्लियर? डन? ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. आई वोंट बी सरप्राइज इफ यू गेट दिस आंसर, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए. नाउ कमिंग बैक टू, ये क्लियर हो गया ना? चलो टाइमलाइन पढ़ लिया इस सब्जेक्ट के बारे में. बिकॉज टाइमलाइन ये सब भी BC CE ये सब चीजें आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे तो इनका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए. एंशिएंट इंडिया का क्या मतलब है, किस पीरियड की बात कर रहे हैं, पता चल गया. अर्ली मिडाइवल किस पीरियड की बात कर रहे हैं, पता चल गया. मिडाइवल एंड इवन हमें वो स्पेसिफिक ईयर हमने क्यों चूज किया है हिस्टोरियंस ने वो भी पता है कि why it started from 1206, why it started from 1757. Everything we know. Okay, now अच्छा, before giving you the idea कि how we are going to complete the class or cover this whole history as such, especially ancient, medieval and art and culture जो अभी हम start करने वाले हैं. Can anyone enlighten me कि UPSC ने क्या बोला है आपको पढ़ने के लिए? Ancient, medieval and art and culture, what UPSC has asked you to study. All of us are aspirants for civil services examination.
वी शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट पाथ वी नीड टू वॉक अपॉन, किस किस रोड पे चलना है। अगर हमें पता होगा तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेंगे। अगर हमें अपना रास्ता नहीं पता है तो हम कहीं पे भी खो सकते हैं, है ना। और फिर वो जर्नी जो है वो हमारी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो हमें उस रास्ते को देखना है। रास्ता क्या है? रास्ते दो चीजों से हमें यूपीएससी बताता है, एक आपका सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू। ये दो रास्ते कभी नहीं छोड़ने, ठीक है। ये रास्ते अगर पकड़ के रखोगे ये जर्नी शॉर्टेस्ट रहेगी। अगर इस रास्ते को नहीं पकड़ा तो ये जर्नी लॉन्ग हो जाएगी। ओके, सो यूपीएससी ने क्या बोला है? प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है कोई बता सकता है? सिलेबस बताना, उसका पूरा इलाबोरेशन नहीं चाहिए मुझे। यस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ने ये बोला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स ये तो मॉडर्न इंडिया हो गया, नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मींस ईच एंड एवरीथिंग, है ना। एंशिएंट भी है, अर्ली मिडाइवल भी है, मिडाइवल भी है, मॉडर्न भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है। इट्स वेरी वेग सिलेबस, वेरी वेग सिलेबस। प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो इतना वेग है कि आपको हर चीज पढ़नी होगी फिर। अंडरस्टूड। मेंस आर्ट एंड कल्चर में क्या बोला है? अभी सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करते हैं। अगर कोई बोलना चाहे तो ठीक है, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बता दे, बट आर्ट एंड कल्चर सिलेबस यूपीएससी ने क्या बोला है। अब मेंस पे आते हैं। प्रीलिम्स में तो आर्ट एंड कल्चर यही है, यही हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही सब कुछ है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ईच एंड एवरी डायमेंशन, मींस एंशिएंट भी और हर पीरियड और उस पीरियड के कल्चरल डेवलपमेंट्स भी। मेंस के सिलेबस पे आओ। हिस्ट्री कौन से पेपर का पार्ट है ये सबको पता है? पेपर 1, जीएस पेपर 1। देन हिस्ट्री का सिलेबस इन योर मेंस क्या है? थोड़ा सा अब अटेम्प्ट करो, कुछ याद होगा। अच्छा, कितने लोगों ने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला है या फिर रेगुलर बेसिस पे 10 दिन देखा है सिलेबस को? बी ट्रू टू योर सेल्फ। प्रिंट आउट है बट देखा नहीं है। प्रिंट आउट है और देखा भी है, दैट्स वेरी गुड। देखा नहीं है वाले कितने हैं और देखा है वाले कितने हैं? देखा है, अच्छा। देखो प्रिंट आउट ये वाला जो ग्रुप जहाँ बहुत सारे हैं ऐसे, इस प्रिपरेशन जर्नी में ना एक चीज और बहुत क्लियर कर लो, किताबें अपने बुक शेल्फ में रखने के लिए नहीं लाई जाती है। किताबें खरीदने टाइम हम बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं कि नई किताब आई है। इस लाइक कि जैसे बचपन में नए कपड़ों के लिए होते थे कि होली और दिवाली पे नए कपड़े मिलेंगे, ईद पे नए कपड़े मिलेंगे, विल 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 काइंड ऑफ कुछ नया ही हो जाएगा। तो वैसे ही अभी हमें किताबों का एस्पिरेंट्स के साथ यही होता है कि किताब नई किताब खरीद के लाएंगे क्योंकि किसी टॉपर ने बोला है कि इस किताब से ये सवाल आया है। ओके, उस सिनारियो में हो क्या रहा होता है कि आपके बुक शेल्फ में किताबों का भंडार बनता है और आपने एक भी किताब अच्छे से नहीं पढ़ी होती है। इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं, कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आंसर लिखना है। मेंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ 4 किताबें पढ़ के, 4 किताबें एक एक बार पढ़ के नहीं लिखा जा सकता है, एक किताब 4 बार पढ़ के लिखा जा सकता है। So please understand, this examination is not about making your bookshelf as large as possible, rather making your bookshelf as small as possible, but keeping the most important books in that bookshelf and reading those texts continuously, repetitively, so that you can consolidate your knowledge. क्योंकि ultimately वो 3 घंटे में 4000 वर्ड्स लिखने हैं तुम्हें। वो 4000 वर्ड जब 3 घंटे में लिखने होते हैं ना तो सिर्फ हाथ नहीं दर्द करता है, दिमाग भी दर्द करता है।
और वो वही चीजें आप प्रेजेंट कर सकते हो जो कंसोलिडेटेड है। ऐसे कि रॉकेट साइंस तो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, तो फिर क्यों 50% लेस देन 50% पे रैंक 1 होता है हमारा? कभी सोचा है? इस वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है कि उसका कंसोलिडेशन बहुत मुश्किल है। जो अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट कर लेता है वो फिर लिस्ट में होता है। सो प्लीज फोकस ऑन दिस। मैं अभी, यू आर इन द अर्ली फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। अभी आई एम बीइंग टोल्ड दैट इट्स नॉट मोर देन वन मंथ, अभी उससे भी कम ही हुआ है बैच स्टार्ट हुए, तो इट्स लाइक कि इट्स वेरी अर्ली फेज फॉर यू गाइज। So don't get kind of influenced by many you can say different platforms, or I'm not saying toppers talk and all should not be heard. You should definitely, because आप उससे इंस्पायर्ड होते हो डेफिनेटली, बट हर टॉपर की अपनी स्ट्रैटेजी है। हर टॉपर की स्ट्रैटेजी को एक साथ मिला के अगर पकाओगे तो फिर वो कुछ और ही बन जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर दिस। ट्राई टू रीड वन गुड टेक्स्ट, क्लास नोट्स रिपीटेटिवली, ये आपको सक्सेस तक ले जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइन, तो ओके, तो मेंस के लिए वो जो सिलेबस है उसे, जिसे आपने प्रिंट आउट निकाला है, उसको पढ़ना भी है फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। हिस्ट्री के बस 1 2 3 4 5 सेक्शन दिखेंगे आपको। आर्ट एंड कल्चर का एक, इंडियन कल्चर के नाम से दिखेगा। फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया के 2 सेक्शंस दिखेंगे आपको। देन वर्ल्ड हिस्ट्री का 1 सेक्शन और पोस्ट इंडिपेंडेंस का 1 सेक्शन आपके सिलेबस में दिखेगा। ये 5 सेक्शन जो पेपर 1 जीएस पेपर 1 का पार्ट हैं, ये आपके हिस्ट्री के सिलेबस का पार्ट हैं। आपको अगले हफ्ते, 1 हफ्ते तक रेगुलर बेसिस पे रोज रात डिनर के बाद उसे पढ़ना है। 1 हफ्ते रेगुलर पढ़ोगे तो वो खुद ब खुद आपके यहाँ पे इम्प्रिंट हो जाएगा, एंड फिर आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि जो सिलेबस में दिया हुआ है वो हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, और साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे। ठीक है, दैट नीड टू बी डन। ये एक्सरसाइज आपका है, मैं हेल्प करूंगा, डेफिनेटली हेल्प करूंगा, बट एफर्ट इस एग्जाम में सेलेक्ट वही होगा जो अपनी तरफ से एफर्ट डालेगा। टीचर्स सबके लिए इक्वल एफर्ट डाल रहे हैं, बट सेलेक्ट कौन होगा? जो अपने लिए एफर्ट डालेगा। अंडरस्टैंड? सो प्लीज डू दैट। और आज पढ़ोगे तो मैं कल ये सवाल फिर से पूछूंगा कि सिलेबस में क्या लिखा है, एंड आई होप कल मेरे पास कुछ ज़्यादा आंसर्स आएंगे। प्लीज डू दैट। वो हर सिलेबस में फॉलो और हर सब्जेक्ट में फॉलो करो, क्योंकि रास्ता वही है। रास्ते से अगर नहीं भटकना है तो उसे अपने साथ रखो हमेशा। क्लियर? ठीक है। Now I'll give you a glimpse की how we are going to cover this ancient, medieval and art and culture. We will do it theme wise. सबसे पहले of course मैं ancient को अलग पढ़ाऊंगा, early medieval अलग पढ़ाऊंगा, and your medieval अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये 3 periods अलग होंगे। बट जब मैं ये पढ़ा रहा हूँगा तब मैं कल्चर को टच नहीं करूँगा। यूपीएससी के सिलेबस को अगर देखो तो उसने क्या किया है, उसने हिस्ट्री के एक सेक्शन को, एक थीम को हटा दिया, सेपरेट कर दिया, जिसको नाम दिया है इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। अग्री? सो हम उसी प्रैक्टिस को पूरे हिस्ट्री पे अप्लाई करेंगे। पूरे हिस्ट्री, अगर प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन देखो ना, तो यू विल फाइंड अ क्वेश्चन लाइक दिस: with reference to the economic history of India, with reference to the political history of India, this term refers to this feature, or which of the following features is correct? इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। ओके, विथ रेफरेंस टू पॉलिटिकल हिस्ट्री, विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री, मतलब क्या है? वो थीम्स पे फोकस कर रहा है। अंडरस्टूड? और वैसे भी हिस्ट्री इज व्हाट? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। कंटिन्यूटी एंड चेंज को अगर अच्छे से समझना है तो हमें
एक थीम को पकड़ के रखो ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट फ्रॉम योर आईवीसी पीरियड टिल योर मिडाइवल एज। अगर अगर चलो फॉर एग्जांपल शॉर्टर पीरियड के लिए ले तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट फ्रॉम योर आईवीसी पीरियड टिल योर गुप्ता एज, देन post Gupta to your beginning of your early medieval, then of course medieval period means Sultanate and your Mughal period में कैसा है political theme, वो continuity and change clearly हमें समझ में आने लगी। ओके, so what we are going to do, हम लोग जब ancient early medieval पढ़ रहे होंगे तो हम political theme और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अर्ली मिडाइवल एंड योर मिडाइवल इंडिया ऐसे पढ़ेंगे। देन सोशल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंड ये जब तीनों पीरियड के लिए हो जाएगा देन वी विल एंटर इनटू कल्चरल हिस्ट्री, एंड कल्चरल हिस्ट्री इज नथिंग बट योर आर्ट एंड कल्चर। सो दैट्स व्हाट we are going to do। हम लोग इस तरीके से अपना पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। और पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम एक कल्चर और पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स। ठीक है, इन सब को पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टार्ट करने से भी पहले हम लोग एक थीम और पढ़ेंगे, दैट इज योर आर्कियोलॉजिकल cultures of India। So that's the roadmap for your AMAC। AMAC is ancient medieval art and culture। ठीक है, theme based coverage। ओके, हमने हिस्ट्री के मतलब समझ लिया, हमने टाइमलाइन समझ ली। नाउ एक सवाल कि हिस्ट्री लिखी कैसे जाती है, तो साइंटिफिक स्टडी ना, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट। सो ये जो स्टडी है ये किस चीज की स्टडी, मतलब हाउ द हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी शुड आस्क आवरसेल्फ। कोई बताएगा कैसे हिस्टोरियन कैसे लिखते हैं? हम तो से फॉर एग्जांपल आईवीसी पढ़ रहे हैं, अगर तो आईवीसी में हम या वो हिस्टोरियन जो उसके बारे में लिख रहे हैं वो आईवीसी में रहे तो नहीं है ना? सो ऑन व्हाट बेसिस दे आर राइटिंग कि ऐसा था आईवीसी में? ओके, एविडेंसेस के बेसिस पे। वो एविडेंसेस क्या हो सकते हैं? तो ये स्टडी क्या है? हिस्ट्री। एक्चुअली हिस्ट्री जो है ना, ये टर्म ही हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया का मतलब ही इन्वेस्टिगेशन होता है, लैटिन वर्ड है हिस्टोरिया जिसका मतलब ही इन्वेस्टिगेशन होता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन ही है, आपके जो भी सोर्सेज हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, और उस बेसिस पे हिस्टोरियंस हिस्ट्री को लिखते हैं। इसलिए साइंटिफिक वर्ड है इसके साथ जुड़ा हुआ। इट्स नॉट लाइक कि मेरे मन में आया कि ठीक है आज लिखते हैं कि अकबर ने ये किया है। यू नीड टू सपोर्ट योर व्यू पॉइंट विद योर फैक्ट्स। इट कैन नॉट बी कि हाँ एक के मन में आया तो उसने ये लिख दिया। दैट्स नॉट साइंटिफिक स्टडी। इट नीड टू बी एनालाइज्ड। इन दिस करंट सिनारियो जो अभी एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी scholars and it requires that NCERT should provide the evidences, although it has said कि वो सब कुछ historical sources पे based है, but they should provide evidences of what they are saying, what they are writing in your history books. Okay, rewriting of history is a good thing. Rewriting of history is an exercise which should be done, but in rewriting the sources cannot be neglected. In rewriting, any one source cannot dominate over the other. You need to create a kind of analysis where all the things have been taken care of. Okay, so history writing के लिए analysis of your sources किया जाता है. Okay,
एनालिसिस ऑफ सोर्सेस, एक बेसिक आइडिया अबाउट सोर्सेस ले लेते हैं अभी. एंड प्लीज रिमेंबर at this juncture, first lecture में I cannot elaborate too much on this heading of sources because most of the things will look alien to you, है ना. क्योंकि जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो हर चैप्टर के स्टार्ट में मैं उसके रिस्पेक्टिव सोर्सेस को मेंशन करूंगा, वहां वो ज्यादा रिलेवेंट होगा. फिर एट द एंड ऑफ योर एंशियंट एंड योर मिडाइवल आई विल रेज दिस क्वेश्चन कि इस और एंशियंट पीरियड के लिए कौन से इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, तब आपको उसका आंसर मिलेगा. बट यहां क्या बताऊंगा मैं, ऐसा जेनरिक इंफॉर्मेशन कि हाँ सोर्सेज क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं. that is what we are going to. So I am not going to elaborate कि हाँ डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से हैं, कौन से पीरियड में, वो तो मैं जब मैं पीरियडिक हिस्ट्री पढ़ूंगा देन विल टैकल दैट. अंडरस्टैंड. सो राइट डाउन, जस्ट give the heading sources. The historians write history after the careful analysis of historical sources. And these sources can be divided into two groups. First, archaeological sources. Archaeological sources क्या होते हैं? The sources, the material remains, I would say, material remains found beneath the surface or on the surface, है ना. तो किस फॉर्म में मिल सकता है हमें, अगर beneath the surface, say for example कोई कॉइन होर्ड मिल जाए, वो भी आर्कियोलॉजिकल है. कोई टूल मिल जाए पैलियोलिथिक एज का, वो भी आर्कियोलॉजिकल है. कोई आपका आईवीसी पीरियड का कोई आर्टिफैक्ट मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, वो भी आर्टिफैक्ट मींस आपका आर्कियोलॉजिकल है. अंडरस्टूड, है ना. सो ये सब, और उसके अलावा ऑन द सरफेस भी हो सकता है, किसी एरिया में वो कोई ब्रोकन आपका पैलेस का पार्ट मिल जाए, या फिर इवन सबमर्ज्ड में हमें बीनीथ द अर्थ सरफेस हमें कोई पार्ट मिल जाए जो पैलेस का या किसी स्ट्रक्चर का हो, किसी हाउस का हो, है ना. तो वो सारी चीजें क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. सो राइट डाउन, द मटेरियल remains found on or below the surface, full stop. It can be further subdivided into three groups. सबसे पहला है वो आपका एक जेनरिक फील्ड आर्कियोलॉजी या मटेरियल रिमेन्स, which can comprise of any type of artifact or say your tools or say your structure. दूसरा स्पेसिफिकली coins और तीसरा स्पेसिफिकली inscriptions. Okay, so 3 categories of your archaeological sources. Write down. Number 1, material remains
और फील्ड आर्कियोलॉजी। It includes all the artifacts, ARTEFACTS, artifacts, comma, tools or structural remains found on or below the surface. Okay, field archaeology. Then second group is your inscriptions. Inscriptions क्या होते हैं? तो anything which is written on solid surface, that is called inscription. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर दीवार पे किसी ने कुछ लिख दिया है तो वो भी एक इंस्क्रिप्शन होगा, सॉलिड सरफेस है। मेटल प्लेट्स पे कुछ लिख दिया, स्टोन पे कुछ लिख दिया, ओके, सो ऑल ऑफ दैट इज इंस्क्रिप्शंस। एंड ये इंस्क्रिप्शन भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स की तरह एक्ट करते हैं फॉर द हिस्टोरियंस, एंड द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज एपीग्राफी, and the person who studies it is called as epigraphist. Okay, so write down inscriptions: anything written on solid surface, anything written on solid surface is called as an inscription. And the study of inscription is called as epigraphy. Clear? Now inscriptions के बाद coins. Coins, do you know that ancient period में किस पीरियड से हमें इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट, कॉइन्स मिले हैं? कोई आइडिया है किसी को? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट्स नॉट कंफर्म। इंडो ग्रीक मीन्स पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मीन्स मॉडर्न पीरियड में कोई कॉइन्स नहीं था। इंडो ग्रीक में पहला गोल्ड कॉइन मिला है। ओके, मॉडर्न पीरियड में कॉइन था, इंडिया में कॉइन्स डिफरेंट मेटल्स के मिले हैं, लाइक लेड, लाइक योर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, डेफिनेटली कॉपर, एंड वी ऑल्सो हैव पोटिन एक एलॉय है, POTIN, उसके भी कॉइन्स मिले हैं हमें एंशिएंट पीरियड से। ओके, एंड ये कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स एक्ट करते हैं फॉर स्कॉलर्स। क्यों? कॉइन्स कैसे, किस फॉर्म में हमें, मतलब एक हिस्टोरियन को हेल्प कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि मानो कि होजई में किसी एक्सकेवेशन में हमें एक बहुत बड़ा होड मिल जाए, कॉइन होड ऑफ एंशिएंट पीरियड, तो व्हाट इट वुड सजेस्ट कि मनी इकोनॉमी जो है, मींस coinage की अवेलेबिलिटी शोज मनी इकोनॉमी, और यू कैन से मॉनेटरी एक्सचेंजेस आर गोइंग ऑन, वो बहुत प्रोमिनेंट था इस पीरियड, मींस इस एरिया में स्पेसिफिक पीरियड, जिस पीरियड का वो कॉइन होगा। तो अगर कॉइन किसी पीरियड में ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या बता रहा है वो? कि इकोनॉमी स्ट्रांग थी, ट्रेड एक्टिविटी स्ट्रांग था। कॉइन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हो सकता है आज, मतलब अगर जो हमसे 1000 साल बाद वाले जो लोग होंगे, वहां इस पीरियड में कॉइन्स नहीं मिलेंगे। अब तो नोट्स भी कम होने लग गए, क्यों? UPI आ गया है।
है ना। तो उनके लिए वो चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही तो है, ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। ओके, कॉइन्स का सर्कुलेशन कम हो रहा है, मनी का सर्कुलेशन जो है वो कम हो रहा है, बट मतलब आपका फिजिकल फॉर्म में, बट डिजिटल फॉर्म में हो रहा है यूपीआई के थ्रू। उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं, वहां सर्कुलेशन ऑफ मनी इन फिजिकल फॉर्म हो रहा था। कॉइन्स वर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और अगर किसी पीरियड में ज्यादा कॉइन मिल रहा है इसका मतलब कि ट्रेड ज्यादा है। ओके, कॉइन हो सकता है कि इंडिया से बाहर का कॉइन आ जाए, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी है, ये तो वैलिड है। कॉइन हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक हिस्ट्री, बट कॉइन्स पॉलिटिकल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी देखा है ना, कॉइन में गवर्नमेंट का सिंबल होता है, ईयर होता है। व्हाट डज इट सिग्निफाई? कि जिससे जस्ट इमेजिन कि गुप्ता पीरियड का कोई कॉइन है, चंद्रगुप्त द फर्स्ट का इमेज है, नाम है और ईयर है, तो क्या शो कर रहा है? पॉलिटिकल हिस्ट्री को हाईलाइट कर रहा है कि हाँ, चंद्रगुप्त फर्स्ट कोई रूलर है, इस पीरियड से बिलोंग करता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री। ओके, we have on some coins even the images of gods and goddesses. It shows कि उस पीरियड में किस गॉड या गॉडेस की वर्शिप ज्यादा होती थी, या रॉयल पैटर्नेज और सपोर्ट मिल रहा था। ऑल ऑफ दैट वी कैन सी ना। तो ये सब कुछ कहां से मिल रहा है हमें? कॉइन से। इस पे इलाबोरेशन हर पीरियड में तुम्हें इलाबोरेशन मिलेगा, ये जस्ट एक हिंट है। जब हम मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे या पोस्ट मॉडर्न पढ़ेंगे या गुप्ता पढ़ेंगे, तो मैं इन पॉइंट्स को हर पीरियड के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। अंडरस्टैंड? तब वो फिर होलिस्टिक होगा। अभी तो इट विल बी जस्ट 1 or 2 एग्जांपल्स, बट आई हैव जस्ट गिवन यू हिंट कि कॉइन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में नहीं बताते हैं। कॉइन्स आपसे पॉलिटिकल, कल्चरल, इन सब हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? Numismatics. Yes, that's correct. Numismatics. Archaeological sources. After archaeological sources, the second group of sources is your literary sources. Give the heading. Literary sources can again be divided into two: indigenous literatures and your foreign accounts. Agree? Indigenous literatures and foreign accounts. This foreign account, say for example with respect to your ancient period, we'll see that our primary focus, ancient and early medieval, primary focus will be on 3 groups of your foreign accounts: Greek accounts, Chinese accounts and Arab accounts. इन तीनों ग्रुप को हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक पीरियड्स में। एंड इंडिजिनस लिटरेचर्स में भी यू विल फाइंड दैट वी विल हैव सब ग्रुपिंग। यहाँ पे वी विल हैव योर ग्रीक accounts, Chinese accounts and your Arab accounts. Indigenous literature, again your religious and non-religious literature. इट्स जस्ट लाइक अ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ऐसा होता है। एग्जाम्पल्स अभी नहीं, बिकॉज अभी आपने पूरा पढ़ा नहीं। ओके, सो इंडिजिनस लिटरेचर में हम लोग से फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस लिटरेचर,
From our ancient period, we have religious literatures like your Vedas. Vedas we have, then Puranas. Puranas को इतिहास भी बोलते हैं, इतिहास, इतिहास और पुराना. So Puranas we have, then we have your epics. Epics like Mahabharat and Ramayan. Epics हो गए. फिर we even have other Brahmanical text like or say in other religion we have Buddhist text, we have Jain text, है ना, वो canonical text, religious literatures. हमें एंशंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो भी इंडिया में रही हैं उनके मिलते हैं. नॉन रिलीजियस टेक्स्ट में वी हैव द एग्जांपल्स लाइक योर अर्थशास्त्र, डेफिनेटली ट्रीटी ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटन बाय कौटिल्य, एंड लेटर सम अदर एडिशंस विल बी और वर्क डन बाय अदर स्कॉलर्स. देन we have say we have Vatsayan Kama Sutra. That is also a very prominent text. It's not only a text about it's non-religious text. It's not a text about your physical relations and all. Rather, it highlights, for a historian, it gives ample information about the social structure of that time, the condition of women of that time. So that book should be, for a historian, that is a gem of a source for the social conditions of that period. That is again a non-religious text. Then we have scientific treaties like Aryabhatyam written by Aryabhat. Okay, we have Brahmhira writing your Brihat Samhita. So all of them are the non-religious treaties which gives insight about the other developments, the non-religious developments of that पीरियड. अंडरस्टैंड? तो वो पीरियड वाइज हम इन कैटेगरीज को भी देखेंगे. क्लियर? सोर्सेज, अच्छा हाँ, सोर्सेज के रिस्पेक्ट में ना वन मोर कैटेगराइजेशन एग्जिस्ट, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज आर कंटेम्पररी सोर्सेज, द सोर्सेज कंटेम्पररी टू दैट पीरियड. Secondary sources, the sources which were written later on and is not contemporary to that period, that is your secondary source. So एक note करके लिख लो, the sources can also be subdivided into two groups dash primary source and secondary source. Full stop. Change the paragraph. Sources can also be subdivided into two groups dash primary source and secondary source. Full stop. Change the paragraph. Primary sources are contemporary to that period of discussion, whereas secondary sources are not contemporary to the period of discussion. Okay, सोर्सेज का एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया है. अगेन ये आउटलाइंस जो है ना, दैट गिव्स यू, ये जैसे घर होता है ना, घर के इंटीरियर को हम बाद में सजाते हैं, अभी ये सिर्फ और सिर्फ हमें आउटलाइन, एक बाउंड्री बनी है घर की, और वो बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो बाउंड्री नहीं होगी तो ये घर नहीं होगा. अंडरस्टैंड? तो उसी रिस्पेक्ट में आउटलाइंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि पढ़ना क्या है और किन चीजों पे फोकस करना है. ओके, ये चैप्टर वैसा ही है जहां आउटलाइन पहले मिलेगा और कंटेंट, जो इसका इंटीरियर डेकोरेशन है, वो
कभी हम ड्राइंग रूम डेकोरेट करेंगे, कभी बेडरूम डेकोरेट करेंगे, लाइक दिस विल डू चैप्टर वाइज. Okay, so basic idea about sources and all. Yeah. So till here, it's a generic idea about our approach also as history as a subject also. कोई भी डाउट यहाँ तक? जो इसके अलावा भी हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट को लेके भी अगर कोई डाउट है मन में कि अच्छा, वन मोर थिंग विच स्टूडेंट्स डू आस्क कि सर पढ़ना कहाँ से है ना, वो पूछते हैं. तो पहली चीज़ क्लास नोट्स है, बट दूसरी एनसीईआरटी इज अ मस्ट रीड थिंग. ठीक है. हिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एनसीईआरटीज हो गई हैं बहुत बहुत, इन अ सेंस कि एंशियंट में आर एस शर्मा भी हैं, एंशियंट में योर थीम बेस्ड हिस्ट्री जो है वो भी है, और अभी जो नई हिस्टोग्राफी और नई हिस्ट्री जो आ रही है क्लास 6, 7, 8 की आ चुकी है, तो वो भी है. आपको तीनों नहीं पढ़नी है, प्लीज प्लीज. अगर वो तीनों ही पढ़ने लग गए तो वो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, बिकॉज अगेन कंसोलिडेशन मुश्किल होगा. सो इट्स बेटर इफ यू डू विथ और कवर योर इसके बीच वाला, जो इससे जस्ट पहले वाली जो थीम बेस्ड हिस्ट्री है उसको आप पढ़ें. दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. आर एस शर्मा एंड द न्यू एनसीईआरटी, दैट विल टेकन केयर बाय मी. जो भी वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट होगा, और सिर्फ आर एस शर्मा एंड ये अपनी न्यू एनसीईआरटी नहीं, इवन अदर सोर्सेज जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो हमारी क्लास नोट्स में मिलती जाएंगी धीरे धीरे. तो हमारा आपकी मतलब सोर्स क्या रहेगा एंशिएंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए. आर्ट एंड कल्चर में मैं फिर से आऊँगा जब आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करूँगा. अभी एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए क्लास नोट्स, एंड द सेकेंड थिंग इज योर एनसीईआरटी. द एनसीईआरटी थीम बेस्ड एनसीईआरटी जो है, जो आपका आर पास्ट 1, आर पास्ट 2, आर पास्ट 3 वाली जो किताब है क्लास 6, 7, 8 की, और फिर आपका जो क्लास 12 की जो थीम 1, थीम 2, थीम 3 है. तो थीम 1, थीम 2 आपका एनसीईआरटी देखी है ना सबने, ये वाली विच आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि नहीं तो आई फील कि कम लोगों ने पढ़ा होगा अभी, अगर मतलब आइडिया कम लोगों को होगा. बट जो इससे जस्ट पुरानी वाली एनसीईआरटी है दैट इज योर थीम बेस्ड एनसीईआरटी, जिसकी क्लास 6 की एनसीईआरटी का नाम है आर पास्ट, एंशिएंट इंडिया से डील करती है. क्लास 7 आर पास्ट द सेकेंड, मिडाइवल इंडिया. क्लास 8 आर पास्ट द थर्ड, मॉडर्न इंडिया. एंड देन 9, 10th, 11th जो है वो मिक्स्ड है. 11th तो प्योर वर्ल्ड हिस्ट्री है, 9, 10th में मिक्स्ड टॉपिक है, थीम बेस्ड. अगेन थीम बेस्ड, नेशनलिज्म उठाया तो नेशनलिज्म को डील किया है, लाइक दिस वी हैव सीन. और वर्ल्ड हिस्ट्री के भी बहुत सारे टॉपिक हैं. तो एंशिएंट मिडाइवल हमें वहां से कुछ नहीं मिलेगा, मॉडर्न के कुछ टॉपिक मिलेंगे, दैट विल डील व्हेन विल डील मॉडर्न. 9, 10th, 11th कुछ नहीं है फॉर योर एंशिएंट मिडाइवल. अगेन विल कम टू 12th में थीम 1, थीम 2. दीज आर द सोर्सेज विच यू शुड रीड. और अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने पहले से आर एस शर्मा पढ़ी हुई है पूरी, तो कंटिन्यू दैट. एंशिएंट के लिए सतीश चंद्रा अगर पढ़ी हुई है पूरी 11th क्लास की, आर एस शर्मा एंड 11th क्लास की सतीश चंद्रा, तो यू कैन कंटिन्यू दैट. फिर आपको ये एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करो, एक चीज को बार बार पढ़ो. बट जिन्होंने आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा नहीं पढ़ी है वो लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो मैं बोल रहा हूं, हमारी थीम बेस्ड एनसीईआरटी. तो एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आपको और कोई किताब नहीं पढ़नी, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. इस एग्जाम को क्लियर करने का एक और फंडा ये है कि ये जान लेना कि क्या नहीं पढ़ना है. बिकॉज समंदर है, समंदर में आपको लगता है कि ये भी और अल्टीमेटली कंसोलिडेट नहीं होती हैं वो सारी चीजें. और इस एग्जाम को क्लियर करना मतलब प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं है. तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस्ड नॉलेज की बात करेंगे हम यहाँ. इस एग्जाम को क्लियर करना प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं है. सम टेंडेंसी मीन्स आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स हु हैव दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी कि नहीं प्रीलिम्स पढ़ना है, प्रीलिम्स पढ़ना है, प्रीलिम्स हो जाएगा तब मेंस पढ़ेंगे. दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच फॉर दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. मेंस अगर हो गया तो प्रीलिम्स खुद ब खुद हो जाएगा. ठीक है, मेंस अगर तैयार किया तो प्रीलिम्स तैयार करना आसान हो जाएगा. लास्ट के 3 महीने पढ़ के आप सारी चीजों को कवर कर पाओगे. बट अगर मेंस तैयार नहीं किया है, सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, तो एक तो प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाएगा फिर, और दूसरा अगर गलती से निकल भी गया तो मेंस तो नहीं ही निकलेगा, बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट.
2.5 months between prelims and mains. That is what we have today. So don't expect कि you will cover each and every dimension of this examination, of mains examination within those 2.5 months. 2.5 months सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए होता है, सिर्फ टेस्ट सीरीज लिखने के लिए होता है और कुछ नहीं. सो कीप दिस इन माइंड कि तैयारी मेंस की करनी है, प्रीलिम्स will be taken care of in most cases तो itself वो चीजें क्लियर होती जाएंगी. ये approach, because it's a first interaction, I should be very clear in my approach and I should help you to walk on the right path, help you to walk on the right path so that आपकी approach, because I have seen many students with this approach कि नहीं सर वो ये फैक्ट कंटेंट और उस रेस्पेक्ट में ही सोचते हैं, एनालिसिस को भूल जाते हैं. सो ऐसा अप्रोच नहीं रखेंगे. कमिंग बैक टू दिस, कोई और डाउट? हाँ प्लीज बोलो. बैठो बैठ के बोलो. हाँ डेफिनेटली हिस्ट्री को पढ़ के हम हर रेस्पेक्ट में, से फॉर एग्जांपल अगर, और इस सिलेबस को भी देखोगे ना, यूपीएससी के सिलेबस को, तो सबसे पहला हिस्ट्री क्यों है? हिस्ट्री आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ईच एंड एवरी डेवलपमेंट देता है. आप चाहे इकोनॉमी पढ़ो, चाहे आप इवन साइंटिफिक टेम्पर की बात करो या पॉलिटिकल सिस्टम की बात करो, हर चीज से पहले हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाई जाती है. क्यों? क्योंकि वो आपको वो बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर ईच एंड एवरी डायमेंशन. दूसरी चीज, प्रेजेंट सोसाइटी को, मैंने बताया हिस्ट्री की डेफिनेशन यही है कि कंटिन्यूटी एंड चेंज करना है, को पढ़ना है. प्रेजेंट सोसाइटी, आज के इस कास्ट सिस्टम को कैसे समझोगे अगर हिस्टोरिकल वर्ण जाति सिस्टम नहीं समझा तो? आज के इस मल्टी और यू कैन से डाइवर्स सोसाइटी को कैसे समझोगे अगर उस हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को नहीं समझा तो? अंडरस्टूड? So history is important to understand the social as well as the cultural I would say mindset of India as such. कि इंडिया के फैब्रिक में ऐसा फीचर क्या है, वो भी हमें समझ में आएगा. हम बोलते हैं ना, अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो स्वामी विवेकानंद, ही वाज द वन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया in this religion parliament of religion at Chicago. और वहां पे उन्होंने बोला था that east and west should join hands together to see the development of this humanity, है ना? एंड उन्होंने क्या बोला? ईस्ट इज स्पिरिचुअल. इंडिया, हर रिलीजन को दे लो, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. वो उसकी स्ट्रेंथ है, इसकी सॉफ्ट पावर है. आज की डिप्लोमेसी में भी इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है. वो सारी चीजें हमें अपने हिस्टोरिकल लर्निंग से पता चलती है. ठीक है, तो जब इस चीज को समझ जाओगे, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको कैसे हेल्प करेगा? आप जब इस इंडियन कल्चर के फैब्रिक को समझ जाओगे तो आप अपने डिसीजन में बायस्ड नहीं रहोगे. आप बायस्ड नहीं रहोगे किसी भी ग्रुप के लिए. अंडरस्टैंड? So that's the important or that's the importance of your history and culture for a civil services aspirant and as an administrator. Clear? I hope you got that answer. Fine? Okay. So let's start with, now we will start with our syllabus, archaeological cultures. Archaeological cultures. क्या मतलब हुआ आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स का? मीन्स दोज कल्चर्स जहां पे हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आर और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ दैट पीरियड, उन्हें हम आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स बोलते हैं. ओके,
So this archaeological cultures can be subdivided into two. Archaeological sources are the only source for these cultures. Okay, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज किन किन फॉर्म्स में हो सकते हैं, कोई बता सकता है? जस्ट रैंडम बताओ कि किन किन तरीके के आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आप एग्जांपल्स के साथ सोच पा रहे हो, क्या क्या हो सकता है? कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन छोड़ दो, उसके अलावा टूल्स। ओके, टूल्स किस किस तरीके के टूल्स मिल सकते हैं और मिले हैं? स्टोन, आयरन, पिलर। ओके, दैट्स आर्कोलॉजिकल, हाँ वो हो सकता है, ठीक है। अब टूल्स में आपने से फॉर एग्जांपल किसी ने बोला स्टोन, किसी ने बोला आपका आयरन, सो यहीं से वो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। आर्कोलॉजिकल कल्चर्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्टोन एज एंड मेटल एज। ओके, स्टोन एज मतलब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड योर नियोलिथिक, whereas metal age can be again कॉपर एज हो सकता है, ब्रॉन्ज एज हो सकता है, कॉपर का ही अलॉय है ब्रॉन्ज, एंड आयरन एज हो सकता है। द फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड वाज कॉपर, ठीक है, कॉपर यूज किया है, तो कॉपर एज इस ग्रुप में आएगा। एंड कॉपर और लिथिक, लिथिक मतलब क्या होता है? स्टोन, स्टोन। सो कॉपर और लिथिक अगर हो जाए तो चैल्कोलिथिक, कॉपर एज, है ना। एंड दूसरा कॉपर एज का ही पार्ट ब्रॉन्ज, क्योंकि वो कॉपर का एक एलॉय है, सो दैट विल बी योर ब्रॉन्ज एज। ये दोनों आपके कॉपर। एंड देन कम्स द थर्ड वन, दैट इज योर आयरन एज। आयरन एज, that's how we are going to cover this. This chapter is primarily important for your prelims. Mains mein I'm not expecting question from here. Okay, now let's begin with Paleolithic, means your stone age, and give the heading Paleolithic age. Paleolithic age. We'll follow, because it's only for films, so we'll follow certain pattern for Paleolithic, for Mesolithic, for Neolithic, so that we can remember the important aspects related to these ages. Nothing else, nothing else. I'm not expecting anything, as I told you, in mains. First one for Paleolithic is your time period. Two million years ago to 1 lakh years ago. Time period 2 million years ago to 1 lakh years ago. And please see, Paleolithic age is the period when we saw evolution of Homo sapiens, present human being. Okay? Around 3 lakh years ago, we saw the evolution of your present human being, that is your Homo sapiens. Clear? Next, time period के बाद, and on what basis we should know कि ये सब कुछ तो स्टोन एज ही है ना। स्टोन एज को कैसे रीडिफाइन किया है और रीडिवाइड किया है, दैट वो पैरामीटर पता होना चाहिए हमें। Primarily, it is being done on the basis of tool type.
किस टाइप का स्टोन टूल यूज हुआ है, उस बेसिस पे पीरियड्स को सब डिवाइड किया गया है। ओके, एंड उसी बेसिस पे हम देखेंगे पैलियोलिथिक को भी सब डिवाइड किया जाएगा। ओके, एंड दिस अच्छा, हमने पैलियोलिथिक एज ही हेडिंग लिखी है ना, टाइम पीरियड से पहले एक सब हेडिंग वहां डाल लेना, विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, दिस लोअर पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक को लोअर पैलियोलिथिक एज, and then for this time period is actually for lower Paleolithic age. Okay, Paleolithic age is subdivided into three groups or three sub periods: lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic. So lower Paleolithic का time period ये है, then your subsistence कैसा है, second subheading will be subsistence. सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, फूड प्राइमरली. सबसिस्टेंस बेस इज रिलेटेड टू हाउ और व्हाट इज द एक्टिविटी विच यू आर डूइंग फॉर गेटिंग द फूड, दैट इज योर सबसिस्टेंस एक्टिविटी. स्टोन एज में स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट योर पैलियोलिथिक एज, द एक्टिविटी और सबसिस्टेंस एक्टिविटी वाज ओनली हंटिंग एंड गैदरिंग. सो हंटिंग एंड gathering, subsistence. settlement कैसा है, settlement where they are living and nomads, मतलब they are moving from one place to another, मतलब sedentary lifestyle नहीं है. sedentary living is living at one place for a longer period of time, तो not a sedentary life, but move भी कर रहे हैं तो कहाँ, परमानेंटली तो कहीं नहीं रुक रहे, बट फिर भी जो भी इनके कैंप्स लग रहे हैं या शॉर्टर पीरियड के लिए रुक रहे हैं, वो कहाँ रुक रहे हैं, स्टोन जहां मिलता है. ओके, एक पॉइंट और, वाटर, वाटर अवेलेबिलिटी. तीसरा ग्रासलैंड नहीं, मीन प्राइमरली रिसोर्सेज ही हैं, रिसोर्सेज तो होने चाहिए, और वो क्या होगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्योंकि एनिमल्स एंड योर फूड प्रोड्यूस. बट वो कभी भी प्लेन्स में नहीं रुकेंगे, प्लेन्स में या फुट हिल्स में नहीं रुकेंगे, वो ओपन एरिया में नहीं रुकेंगे, वो रुकेंगे कहाँ, केव्स के अंदर. दैट इज ऑल्सो वन थिंग. ओके, केव्स में क्यों रुकेंगे, पहला तो क्लाइमेट बहुत हार्श है, दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, इसलिए वो केव्स में रुकेंगे. सो राइट डाउन सेटलमेंट. दे लिव्ड nomadic life, nomadic life, NOMADIC, nomadic life, full stop. nomadic का मतलब moving, ठीक है, तो sedentary नहीं है, full stop. their temporary camps were in those areas where easy availability of water, comma, food resources, and stone is assured. Full stop. Stone is assured. Full stop. Change the paragraph. Settlement में ही change the paragraph. They lived inside the caves. They lived inside the caves to protect themselves. To protect themselves from the wild animals
फुल स्टॉप. ठीक है. So sometimes na in your assertion reason the questions can be formed. कि a statement will be that during your Paleolithic age, I'm not talking about upper, lower, or I'm talking about general Paleolithic age, the humans lived inside the caves. Reason, they had to protect themselves from wild animals. Yes, that's correct. Assertion is correct. Reason is also corrected. So those kind of questions can be dealt if you know the reason behind why XYZ thing is happening. Understood? Now after settlement, tool type. Tool type. Of course stone tool है, but stone का जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है टूल मेकिंग का, दैट वैरीड और दैट चेंज्ड विथ टाइम. ड्यूरिंग दिस पीरियड द टूल वाज मेड बाय ब्रेकिंग स्टोन्स. दो पीसेस लिए और दोनों को आपस में टकराया. ऑफ कोर्स इट विल ब्रेक इनटू पीसेस. तो ब्रेक होने के बाद जो बड़ा पीस होता था उसका वो टूल बनाते थे. ओके, एंड दोज टूल्स आर कॉल्ड एज core tools. The family of the tools of your this Paleolithic or lower Paleolithic is your core tools. So core tools is the tool type. It's a family. It's not. It can be of various type. Like your axe, hand axe is also a core tool. Okay, scrappers is also a core tool. But the family is more important, and the tool making technique is more important for your exam. So write down tool type. Core tools like axe and scrappers. Core tools like axe and scrappers. A-X-E, axe and scrappers. Full stop. These tools are made. These tools are made by breaking of stone, done through striking each other. Striking each other or one against the other. Striking one against the other. Full stop. The tool is made up of bigger part of broken stone. The tool is made up of bigger part of broken stone. Core tools. Clear हुआ? So again, exam में scrappers or hand axe I'm not expecting. What I'm expecting, either the term core tool or the tool making technique. Technique is by breaking stone. That is more important thing for us. Okay. Now, इस period की clarity, time period के बाद subsistence, settlement and अगर सब हेडिंग्स याद रखोगे तो सारे डायमेंशंस याद रहेंगे, हर पीरियड के लिए याद रहेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लोअर पैलेलिथिक डन. सेकंड, मिडिल पैलेलिथिक. द सेम टाइम, द सेम सब हेडिंग्स विल फॉलो. Number 1, time period 1 lakh years ago to 40,000 BCE. 1 lakh years ago to
दैट इज योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद सबसिस्टेंस, कुछ बदला क्या? सबसिस्टेंस क्या क्या हो सकता है? सबसिस्टेंस बेस आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर फूड। फार्मिंग, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और एनिमल रियरिंग, यस, और हंटिंग गैदरिंग। कुछ बदला क्या यहाँ पे, या अभी भी हंटिंग गैदरिंग चल रहा है? अभी भी हंटिंग गैदरिंग है, सो इट्स सेम। अग्री? सेटलमेंट, सेटलमेंट सेम, अभी भी उन्हीं रीजन्स की वजह से दे आर लिविंग इनसाइड द केव्स एंड यू कैन सी इन दोज एरियाज जहां वाटर अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट, टूल टाइप, ये सब कुछ सेम है, टूल टाइप बदला है, देयर फॉर इट्स अ सेपरेट सब पीरियड। ओके, सो टूल टाइप इज फ्लेक टूल। टेक्निक वही है, अभी भी वही, स्ट्राइकिंग वन अगेंस्ट द अदर, बट अब क्या होगा, जो स्मॉलर पीस ऑफ स्टोन है वो उसके टूल्स बनाएंगे एंड दे आर कॉल्ड एज फ्लेक टूल्स। ठीक है, नई फैमिली ऑफ टूल हमें मिलने लगी। ओके, टूल टाइप, राइट डाउन फ्लेक टूल्स, write down flake tools dash, the tool making technology remained same, the tool making technology remained same, but now the tool is made up of the smaller piece of broken stone. Clear? That is your tool type. This is your middle Paleolithic. Paleolithic में ही we have the third category, that is your upper. Again आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली इन प्रीलिम्स, यहां से कुछ मेंस में नहीं आने वाला है, बट प्रीलिम्स में some type of statement based question, assertion reason based question can be asked, therefore we have to cover this. Upper Paleolithic, again time period 40,000 BCE to 10,000 BCE. सेकेंड, सबसिस्टेंस, कुछ बदला क्या? सेम है, वही हंटिंग गैदरिंग। सेटलमेंट भी सेम है इनसाइड द केव्स, बट बदला क्या है? टूल टाइप। यहां पे एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फ्लेक टूल मिलने लगे हैं ज्यादा, दैट इज कॉल्ड एज ब्लेड टूल्स। ब्लेड टूल्स डोमिनेटेड। ओके, सो व्हेन आई से ब्लेड्स टूल्स मिल रहे हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट डजंट मीन कि कोर और नॉर्मल फ्लेक्स नहीं मिलेंगे। द थिंग इज कि डोमिनेट कौन सा करेगा, दिस विल। ओके, सो दिस इज व्हाट इज योर लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ओके, एक क्वेश्चन लिखो, write down a question. During the Paleolithic period,
During the Paleolithic period in India, the humans made tools of which of the following materials? Which of the following materials? Number one, basalt. It's a rock type. ठीक है. Number two, limestone. Number three, here it's a family of basalt and dolerite actually. ये दोनों लिख लेना. Basalt and dolerite, limestone, then fossil wood, then bone and horns. Your options are 1 and 2 only. 2 and 4 only. 1, 2 and 4 only. All of the means all in the sense कि 1, 2, 3 and 4. We can expect this question in your prelims. देखो बोन एंड हॉर्न टूल मिलता था या नहीं मिलता था? मिलता था. जस्ट इमेजिन कि हंटिंग गैदरिंग, हंटिंग इज अ मेजर सबसिस्टेंस प्रैक्टिस. तो आपको बोन्स जो हैं एनिमल्स के उनका मल्टीपल यूजेस किया जाएगा. वन वाज टूल मेकिंग. बोन एंड इवन हॉर्न, हॉर्न ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो हॉर्न टूल्स भी मिलेंगे. इसके अलावा स्टोन टूल्स हैं. स्टोन के ही फॉर्म्स हैं लाइमस्टोन, बसाल्ट एंड डोलोराइट. दोनों ही मीन्स ये तीनों कैटेगरी का यूटिलाइजेशन हमें दिखता है. basalt and dolomite primarily in your region of Maharashtra, but basalt वहाँ पे मिलता भी है, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे. देन ये जो लाइमस्टोन है ये हम देखेंगे, अभी साइट्स हमने देखी नहीं है. लाइमस्टोन मिलेगा कर्नाटका में. कर्नाटका में जो हुंगसी बैचवाल वैली जो हम साइट देखेंगे तब वहाँ देखेंगे कि लाइमस्टोन के बहुत सारे टूल्स मिले हैं. तो लाइमस्टोन भी है. फॉसिल वुड भी है. बिहार के रीजन में पैसरा में हमें फॉसिल वुड के भी टूल्स मिले. तो आंसर विल बी ऑल. ठीक है. सो अंडरस्टूड कि इट्स नॉट अबाउट स्टोन टूल्स, इट्स अबाउट कि यस स्टोन टूल्स आर फाइन बट टूल्स ऑफ अदर मटेरियल्स आर आल्सो फाइन फ्रॉम दिस पीरियड विच इंक्लूड्स योर बोन एंड हॉर्न टूल्स एज वेल एज योर टूल्स ऑफ योर फॉसिल वुड. ठीक है. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव एंड राइट डाउन. एक्सप्लेनेशन में लिख लो बिकॉज फॉर अस आंसर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, वो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट डाउन. basalt and dolerite tools, basalt and dolerite tools are found from the region of Maharashtra, comma, limestone tools from Karnataka, comma, fossil woods tools from eastern India,
and bone and horn tools from all the regions. Clear? That's one thing. But one more thing we need to see is important Paleolithic site. Please remember one thing. Paleolithic sites बहुत सारी हैं, मेसोलिथिक भी बहुत सारी हैं, और ऐसे ही चाल्कोलिथिक एंड नियोलिथिक बहुत सारी मिलेंगी, बट हमें इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रिपरेशन को देखना है, ठीक है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस विच आर मेंशन्ड इन मोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स एज वेल एज योर एनसीईआरटीज, जो नई एनसीईआरटीज हैं, हम उन पे फोकस करेंगे. प्लीज रिमेंबर दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड इट शुड नॉट बी, प्लीज रिमेंबर, ठीक है. यहां पे फोकस सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट साइट पे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस जो आएंगे ना, एक तो बहुत कम आते हैं, और अगर आएंगे भी तो वो इंपॉर्टेंट साइट बेस्ड है. सो वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन आवर अप्रोच. आई डोंट वांट यू टू बी बर्डन्ड विथ मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन. आई जस्ट वांट यू टू हैव द बेस्ट इंफॉर्मेशन जहां से चांसेस ज्यादा हैं क्वेश्चन आने के. दैट्स माई वर्क. ओके, सो नाउ विल सी important. Give the subheading important Paleolithic sites. What we'll do, we'll try to mark it on the map of India. We'll try to draw it on the map. Draw it on the map so that it's please try to draw the map. Don't worry if you're drawing it for the first time. वो एक इंडिया का मैप ना बन के किसी और कंट्री का भी मैप बन सकता है. Don't worry about it. Don't worry about it. It is an important part of your preparation. Okay, drawing the map of India as well as world map. वो आपको पता, रफ मैप बनता है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्केल से सारी चीज़ें टू द स्केल बननी है. नो, इस मतलब इंडिया जैसा लगे, बस ये कोशिश करना है हमें कि हाँ वो इंडिया जैसा लगे, एंड वहाँ पे हम उन पॉइंट्स को या फिर जो भी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसे कर पाए. सो प्रैक्टिस करनी होती है इसके लिए. जो अभी बहुत न्यू है इस प्रिपरेशन में, उनके लिए ये नया होगा, बट दे ऑल्सो नीड टू डू इट. ज्योग्राफी में तो स्पेसिफिकली आपको मैप बनाना मीन्स इस काइंड ऑफ की बहुत सारे क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी. इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो यू कैन ड्रॉ द मैप. से हिस्ट्री में भी कुछ जगह आप मैप्स को बना के वहाँ पे पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, हिस्टोरिकल साइट्स को हाईलाइट कर सकते हो. नाउ इम्पॉर्टेंट पैलेओलिथिक साइट्स. सबसे पहला हमारा राजस्थान में है एक साइट, नंबर 1. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, एंड प्लीज नाम इसका दिदवाना एंड स्टेट साथ में लिख लेना. राजस्थान, स्टेट राजस्थान. किसी को किसी ने बहुत जोर से याद किया है ना. दिदवाना राजस्थान. देन राजस्थान से हम बढ़े
अपना यूपी और एमपी की तरफ। तो लेट्स सी कि हमें यूपी में क्या दिख रहा है। राजस्थान से व्हेन वी मूव ईस्टवर्ड विल कम टू योर यूपी। यूपी में एक साइट हमें यहाँ मिलती है, दैट इज नंबर 2, कल्पी। कल्पी एंड फिर एक आपका इलाहाबाद बेलन वैली के पास में एमपी बॉर्डर पे, दिस इज नंबर 3। कल्पी एंड चौपानी मांडो बोथ इन यूपी। यूपी यूपी के बाद बिहार पहुंचे। बिहार में वी हैव नंबर 4 पाइसरा। पाइसरा बिहार। ओके, देन एमपी। एमपी मध्य प्रदेश। ईस्टर्न इंडिया में और कोई नहीं है, बिहार में बस एक है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट साइट नहीं है साइट्स नॉर्थ ईस्ट में भी, बट नॉट वेरी प्रोमिनेंट, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद हम यहाँ मध्य प्रदेश में आए, एमपी में। एमपी में वी हैव एक्चुअली 3 साइट्स। 3 साइट्स। योर फर्स्ट वन इज ओवर हियर, नंबर 5, बाघौर एमपी। BAGHOR, बाघौर एमपी। okay, after Baghor we have over here number 6 and number 7. Number 6 I'm writing it over here, Bhimbetka. Number 7 Adamgarh। Bhimbetka and Adamgarh MP। Sometimes match the following questions can be asked। स्टेट का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट इट ऑन द मैप itself। Then we have over here your number 8, that is Maharashtra, चिरकी नेवासा। चिरकी डैश नेवासा। And the most important Paleolithic site, most important, is your in Karnataka, that is number 9, चिरकी नवासा in Maharashtra। In Maharashtra, चिरकी नेवासा। नेवासा इज द मेजर साइट और चिरकी उस साइट के अंदर एक फैक्ट्री साइट है। ओके, क्या होता है, जैसे मान लो होजई। होजई के एरिया में एक कॉलोनी होगी जहां पे आपका एजुकेशन हब है, ठीक है। तो वो होजई का एक स्पेसिफिक लोकेलिटी है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। ओके, सो वैसे ही हम नेवासा में एक प्लेस देखते हैं चिरकी, जहां पे हमें लार्ज नंबर ऑफ ब्रोकन एंड यू कैन से फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स मिले हैं। अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स कहां होंगे, जहां पे आपने ब्रोकन कोई डिस्कार्डेड टूल्स रख दिए होंगे, वो कहां मिलेंगे, वो हमें फैक्ट्रीज में मिलेंगे। तो फैक्ट्री साइट माना जाता है इसे। ओके, फैक्ट्री मींस मैन्युफैक्चरिंग साइट, और मैन्युफैक्चरिंग साइट यहां क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, टूल। सो टूल मैन्युफैक्चरिंग साइट, तो ये है चिरकी नेवासा, दोनों को जोड़ के बोला जाता है। ओके, देन 9th वन इज योर इसामपुर हुंगसी। इसामपुर हुंगसी, अगेन सेम रिलेशन है। इसामपुर इज अ फैक्ट्री साइट, हुंगसी इज द मेजर साइट। इसामपुर हुंगसी कहां पे, कर्नाटका। कर्नाटका। देन
In your Andhra region, we have Kurnool caves. Andhra, Kurnool caves. KURNOOL. Kurnool caves. ब्रैकेट में लिख लेना, the earliest evidence of use of fire in India, the earliest evidence of use of fire in India comes from this site. Comes from this site. Okay, Kurnool done, and the last one is your, I'm writing it on the next 11. आपका चेन्नई से थोड़ा साउथ में एक जगह है Attirambakkam. The site's name is, I'm writing it on the next page. 11th, Attirambakkam. कहाँ पे है ये? तमिलनाडु. क्यों फेमस है? ओल्डेस्ट टूल जो है वो यहां से मिला है. Oldest stone tool or Paleolithic tool in India has been found from this site. Oldest stone tool in India is found from this site. Okay, 11 sites. याद रखने का तरीका, states. स्टेट्स पे, स्टेट को के नाम सबको याद हैं, तो वैसे ही वी विल ट्राई टू रिमेंबर. राजस्थान, दिदवाना, यूपी 2 हैं, चौपानी मांडो मोर इम्पॉर्टेंट, देन यू हैव कल्पी. एमपी 3 हैं, बाघौर, आदमगढ़, भिमबेटका. महाराष्ट्र चिरकीनेवासा, कर्नाटका हुंगसी इसामपुर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क भी कर सकते हो इससे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट योर इसामपुर हुंगसी. एंड the last one, or sorry, Kurnool caves in Andhra, and the last one Attirambakkam in Tamil Nadu. हाँ, क्योंकि ये लार्जेस्ट साइट मिला है जहाँ पे टूल्स के भी नंबर बहुत ज़्यादा मिले हैं. एंड यहाँ पे एक नोट करके ना रिवर वैली का भी नाम लिख लेना, हुंगसी बैचवाल वैली. आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो यूपीएससी क्या करे कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग geographical region we found the remains of good number of your Paleolithic tools or a prominent Paleolithic site, और नाम में आपको हुंगसी बैचवाल वैली दे दे. तो हुंगसी बैचवाल वैली is that geographical area जहाँ पे ये इसामपुर हुंगसी है. तो नोट में लिख लो, नोट में हुंगसी बैचवाल Valley in Karnataka is the region from where large number of Paleolithic tools have been excavated. Have been excavated. Clear? This is your Paleolithic. Paleolithic में इतना ही पढ़ना है. पहले materials कौन से हैं? सब periods, lower, middle, upper. कैसा subsistence, क्या सब settlement and time period, and your tool type. Tool type becomes important development, then important sites. Now we'll move to the second stone age or second period in this stone age, that is your Mesolithic. आई होप किसी को कोई स्पीड एंड ऑल की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है.
All fine? Those who are actually new to this batch and new to this preparation, especially to those I am asking, ठीक है? कहीं पे कोई भी डाउट हो पूछ लेना. Now next one is Mesolithic. हाँ, please go ahead. पाकिस्तान, यू आर टॉकिंग अबाउट द मैप ना? मैप में इंडिया के बाजू में पाकिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है ना वो? नहीं, साइट्स नहीं है, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैप में हम पाकिस्तान को साथ में बनाते हैं. ओके, अभी हम देखेंगे आईवीसी के टाइम में तो वी विल हैव मेनी साइट्स इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान ना. तो इन जनरल एक मैप है जो हम रेगुलर हिस्ट्री में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैप को ऐसे बनाते हैं, पाकिस्तान इंक्लूडेड रहता है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब एक ही था, एंड दैट्स वाई हमें उन्हें शो करना है. मेसोलिथिक एज, द सेम थिंग. प्लीज वन मोर थिंग, प्लीज रिमेंबर, ये जो मेसोलिथिक है ना, ये एक ट्रांजिशनरी जोन है. ट्रांजिशनरी जोन है, ये ध्यान रखना है. एंड ये ट्रांजिशनरी जोन क्यों है? बिकॉज यहां पे क्लाइमेट चेंज दिखता है. प्लिस्टोसीन एज खत्म होता है एंड वो आइस एज जो हमारा है लास्ट वाला वो खत्म हो रहा है, एंड जो क्लाइमेट है वो हैबिटेबल होता जा रहा है धीरे धीरे. सो ये ट्रांजिशनरी जोन की तरह एक्ट करेगा. अल्टीमेटली हम कहां पहुंचेंगे? मोर हैबिटेबल क्लाइमेट पे. सो वो जब मोर हैबिटेबल क्लाइमेट आएगा तब वो एक नया फुल फ्लेज्ड स्टेट और फुल फ्लेज्ड यू कैन से पीरियड का बिगिनिंग दिखेगा नियोलिथिक फेज के रेस्पेक्ट में. तो ये एक ट्रांजिशनरी जोन है. ओके, सो एंड इसलिए इसका टाइम पीरियड भी स्मॉल होगा. राइट डाउन फर्स्ट, टाइम पीरियड लिखने से पहले एक जेनरिक रिमार्क लिख लो. दिस इज अ ट्रांजिशनरी पीरियड. दिस इज अ ट्रांजिशनरी पीरियड वेयर वी सॉ end of ice age, where we saw end of ice age, and the climate became relatively more habitable. Relatively more habitable, full stop. ठीक है, that's the generic introduction for this period. Now time period क्या है, subsistence क्या है, settlement क्या है, like this will follow. So write down. यहाँ पे कोई सब डिविजन नहीं है क्योंकि ये छोटा पीरियड है. ओके, राइट डाउन. टाइम पीरियड 10,000 BCE to 8,000 BCE. 8,000 BCE, फुल स्टॉप. टाइम पीरियड के बाद subsistence animal this hunting gathering continued. So वो तो है ही. राइट डाउन subsistence, hunting gathering. बट यहां पे पहली बार हमें रिमेन्स मिले हैं और एविडेंसेस मिले हैं आपके एनिमल डोमेस्टिकेशन के. ओके, सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड, मींस एनिमल रियरिंग स्टार्टेड. तो एक नया मोड ऑफ यू कैन से सबसिस्टेंस आ गया है. सो राइट डाउन. सबसिस्टेंस में हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यूड, फुल स्टॉप. एनिमल डोमेस्टिकेशन started. Animal domestication started, full stop. One of the earliest evidence of animal domestication
comes from the site of Adamgarh. ओके, नया सबसिस्टेंस आदमगढ़ कहां पे, एमपी में, वी जस्ट सॉ। नाउ सबसिस्टेंस के बाद सेटलमेंट। सेटलमेंट सेटलमेंट में दो एस्पेक्ट्स हमने पुराने पीरियड में और पैलियोलिथिक एज में देखा। पहला एलिमेंट क्या था कि पीपल आर लिविंग सेडेंट्री लाइफस्टाइल और नॉट। सो दे आर नॉट लिविंग सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना, दे आर लिविंग नोमेडिक लाइफ, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहां पे क्या वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल स्टार्ट कर चुके हैं? सेमी सेडेंट्री, सेमी सेडेंट्री, not completely sedentary. Okay, so write down semi sedentary lifestyle. Semi sedentary lifestyle started. Clear? Semi sedentary lifestyle started. अब द पीपल आर लिविंग इन साइड द केव्स और द प्लेन्स, अभी भी मेजोरिटी ऑफ द सेटलमेंट्स आर इन साइड द केव्स। एक ट्रांजिशन जोन है, बट यस सम सेटलमेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द प्लेन्स। सो फुल स्टॉप के बाद लिखो मेजोरिटी ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन साइड द केव्स, बट some settlements in plains also found. Clear है? So with respect to settlement, this idea you should contain. इसके बाद क्या होता था? फोर्थ सब हेडिंग टूल टाइप। सो अगेन अगर ऑर्डर होगा तो आसानी से याद रख पाओगे। ओके, सो हर में हमें ये 4 सब हेडिंग्स देखना है, उसके अलावा कुछ पांचवा होगा तो विल मेंशन इट एज अ सेपरेट। अच्छा, वन मोर थिंग, वो आपके एक्चुअली सेटलमेंट से रिलेटेड है। जो अर्लीस्ट हमें बरियल रिमेन्स मिले हैं, बरियल सेटलमेंट से रिलेटेड होता है ना, वो हमें इस पीरियड से मिल रहा है, अर्लीस्ट बरियल रिमेन्स। तो बरियल प्रैक्टिसेस स्टार्टेड, दैट आल्सो वी शुड नो। ओके, सो उसे नोट में करके लिख लेंगे कि बरियल प्रैक्टिसेस स्टार्टेड, ऑल्दो सेटलमेंट से रिलेटेड है वो। टूल टाइप पहले लिख लो। टूल टाइप में अभी भी स्टोन टूल है डोमिनेंट, कोई मेटल नहीं आया है, अभी स्टोन एज की बात कर रहे हैं। टूल मेकिंग टेक्निक कैसी है वैसे ही है, अभी भी चेंज नहीं हुई है, बट टूल्स जो बन रहे हैं वो बहुत स्मॉल स्टोन्स के बन रहे हैं, एंड देयरफॉर उन्हें हम कहते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स स्टोन, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। ओके, सो राइट डाउन टूल टाइप माइक्रोलिथ्स, that is they were made up of very small stones। ठीक है, now write down a note, burial practices started, full stop। जस्ट इमेजिन कि पॉट्स जो होते हैं, जिन्हें हम पॉटरी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो वो क्यों बनाया होगा हमने? फूड स्टोर करने के लिए, ठीक है।
ठीक है, फूड स्टोर करने के लिए, और फिर जब हम कुकिंग एंड ऑल वाले एक्टिविटी में आते हैं तो फूड कुकिंग के लिए भी हम उन्हीं पॉट्स के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज बनाते हैं। तो अभी कुछ ऐसा है क्या जो हम स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि स्टोर किस चीज का करोगे, जो सरप्लस होगा। एक्चुअली हमें फुल पॉटरी के रिमेन्स तो नहीं मिले हैं इस पीरियड से, बट ब्रोकन पॉटरी के रिमेन्स हमें इस पीरियड से मिलते हैं। ब्रोकन पॉटरी मतलब पॉट शेड्स, पॉट शेड्स। सो ब्रोकन पॉटरी का रिमेन अगर मिल रहा है तो सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट पॉटरी मेकिंग माइट हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट बिगिनिंग फेज है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा। ओके, सो नोट नंबर और नोट में फुल स्टॉप के बाद द एविडेंस ऑफ broken pottery is found from Langhnaj bracket Gujarat, Langhnaj bracket Gujarat, which suggests that pottery making started during this period. Now important sites, वही 4 सब हेडिंग, यहां कोई सब पीरियड तो है नहीं। द सेम थिंग वी डिड फॉर मेसोलिथिक ऑल्सो। नाउ राइट डाउन important Mesolithic sites. Important Mesolithic sites. डन। अगेन यहां पे भी राजस्थान नंबर 1, द साइट इज बागौर। बागौर, प्लीज रिमेंबर इट्स बागौर नॉट बाघौर, BAGHOR हमने पढ़ा है MP में। बागौर कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी दे सकता है। एंड दिस साइट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट excavated in India. Okay, so Bagor, Rajasthan, write down largest Mesolithic site in India. Largest Mesolithic site in India. Okay, then again यूपी पहुंचे, राजस्थान से यूपी आए, यूपी में यहाँ पे वी आर फाइंडिंग चौपानी मांडो अभी भी है, चौपानी मांडो यहाँ था ना, सो 2 कंटिन्यूड।
चौपानी मांडो के बाद हम देखते हैं प्लेन्स में, गैंगेटिक प्लेन्स में, यहाँ पे वी फाइंड 3 साइट्स वेरी नियर टू ईच अदर, बट विल ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ 2. ओके, वो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Here number 3 and very near to 4. ये सब यूपी में ही है. 3 महादहा and सराय नहराय. सराय नहराय, ये भी दोनों यूपी. ओके, देन एमपी सेम साइट्स. नंबर 3 और मीन्स यहाँ पे नंबर 5. नंबर 5 अगेन कौन सी साइट है? बाघौर. बाघौर मेसोलिथिक पीरियड में बाघौर वॉज अ प्रोमिनेंट साइट. प्रोमिनेंट साइट, तो it's an important one. MP. Then here we have number 6, number 7, the same one. Number 6 भिम्बेटका. Number 7 आदमगढ़. भिम्बेटका is a star mark, the most important. भिम्बेटका, व्हेन विल डू आर्ट एंड कल्चर तो हम पेंटिंग्स पढ़ेंगे, वहां पे हम भिम्बेटका पेंटिंग्स भी पढ़ेंगे. भिम्बेटका एमपी, आदमगढ़ एमपी. ठीक है, वी हैव नो प्रोमिनेंट साइट्स फ्रॉम हियर. कोई मेसोलिथिक साइट नहीं मिलती है यहाँ पे. ठीक है, इवन इन योर ईस्टर्न साइड हमें ऑल्दो उतनूर, सॉरी उतनूर कह रहा हूँ, कुच्चई एक उड़ीसा में साइट है, बट नॉट वेरी प्रोमिनेंट. तो वी आर नॉट राइटिंग इट. याद रहेगा, इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया. दीज आर द 7 names which we need to remember. In your Paleolithic culture, after Mesolithic, Neolithic. So let's start with your Neolithic. नियोलिथिक को, और ये जो फेज है, इस फेज को कुछ स्कॉलर्स रेवोल्यूशन भी बोलते हैं. नियोलिथिक रेवोल्यूशन. वाई दे से इट? बिकॉज यहां पे हमने अपना फूड प्रोड्यूस करना सीख लिया है. हमने अभी तक तो हम क्या हैं, डिपेंडेंट हैं दूसरों पे कि वहां से हमें फूड मिलेगा, या फिर हंटिंग गैदरिंग, या फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन. यहां पे हमने कल्टीवेट करना, अपना खाना खुद कल्टीवेट करना सीख लिया है. देयर फॉर दे कॉल्ड इट रेवोल्यूशनरी फेज. नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोला जाता है इसे. ओके, एंड यस, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे दैट फॉर ए स्पेसिफिक क्रॉप we required a specific kind of climate. Weather जो है, precipitation, temperature, all of that plays an important role. Agriculture in general requires habitable climate. Agriculture cannot be practiced in harsh climate. That's the thing. सो ये जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन आया, मींस हमने सबसिस्टेंस प्रैक्टिसेस में एग्रीकल्चर या फार्मिंग स्टार्ट कर दी. ये किसका रिजल्ट है? योर क्लाइमेट चेंज. नाउ आर क्लाइमेट, जो वो ट्रांजिशन फेज था ना, वो अब सेटल हो गया है, एंड क्लाइमेट इज मोर हैबिटेबल, एंड दस दे कैन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट अ जेनरिक रिमार्क. This period is called as Neolithic Revolution. Neolithic Revolution
by many scholars as we started growing or cultivating our own food, as we started cultivating our own food. Full stop. It was possible because climate became more habitable. Got it? That's the thing. अब टाइम पीरियड की बात करते हैं. टाइम पीरियड the same headings and all. So write down time period 8000 BCE onwards, because it's not same in all the regions. India में कब start होता है? Around 7000 BCE. Okay, 8000 BCE I'm talking about global, world over. So 8000 BCE onwards, full stop. एक note लिख लो. In India it started around 7000 BCE. In India it started around 7000 BCE. Okay, time period done. टाइम पीरियड के बाद हम क्या पढ़ते थे? सबसिस्टेंस. सबसिस्टेंस ऑफ कोर्स यहां पे एक नया सबसिस्टेंस आ गया है. वो क्या है? एग्रीकल्चर, है ना. आपका एग्रीकल्चर स्टार्टेड. But animal domestication and your hunting gathering वो भी continued है. In different regions, different type of subsistence was practiced. Hunting gathering, animal domestication and agriculture. But yes, what is revolutionary? Agriculture. जो नया उसने, क्योंकि वहां पे हम अपना खाना खुद बना रहे हैं. That definitely is a revolutionary thing. I'm not entering into that debate कि how revolutionary it is. वो optional में हम उसकी बात करते हैं. But यहाँ पे GS point of view से that is more than enough. Subsistence के बाद settlement. Settlement किस टाइप की? दो चीजें पढ़ते थे ना हम settlement में. यहाँ पे sedentary. अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है तो यू नीड टू लिव एट अ प्लेस ना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सेडेंटरी लाइफस्टाइल. सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्टार्टेड. सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्टार्टेड. फुल स्टॉप. अब हम कहाँ रह रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्राइमरली हम कहाँ रहेंगे? प्लेन्स में, है ना. सो प्लेन्स, एंड वो भी स्पेशली अगर वो फर्टाइल हो तो ज़्यादा अच्छा है. रिवर के पास हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, ज़्यादा अच्छा है. सो राइट डाउन. वी लिव्ड इन प्लेन्स. वी लिव्ड इन प्लेन्स नियर वाटर बॉडीज. ओके, that is your settlement. But yes, settlement में burial practice यहाँ पे we have every region have burial practice. Remains हमें ample मिले हैं evidences. So write down settlement में ही change the paragraph. Burial practices became a characteristic feature. Burial practices became a characteristic feature. नाउ अच्छा, पॉटरी के बारे में क्या है? तो यहां से हमें फुल फ्लेज्ड पॉटरीज मिली हैं. ब्रोकन पॉटशेड्स की बात नहीं है, फुल फ्लेज्ड पॉटरीज मिली हैं. तो राइट डाउन, चेंज द पैराग्राफ एंड नोट में लिख लो
large number of potteries, large number of potteries have been found from this period. इट्स इजी, क्योंकि अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक साथ सरप्लस आएगा तो रखने के लिए भी जगह चाहिए, यू नीड टू हैव वेसल्स टू कुक इट, ऑल ऑफ दैट। उसके लिए पॉट मेकिंग जो है वो एक मेजर एक्टिविटी बन गई है। डन। वही 4 सब हेडिंग्स यहाँ पे भी काम है। एक नया एस्पेक्ट जो यहाँ दिखेगा हमें वो रीजनल कैरेक्टर दिखता है। अभी तक हमने नियोलिथिक पढ़ा, मेसोलिथिक पढ़ा, वहां पे कोई रीजनलाइजेशन हमने नहीं देखा, कोई डिवीजन नहीं देखा। यहां पे वी आर विटनेसिंग दैट रीजनल वेरिएशंस आर विजिबल। रीजनल वेरिएशंस आर विजिबल नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अलग अलग जगह हमें नियोलिथिक कल्चर्स मिले हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, बट ऑल्सो इन देयर पॉटरी टाइप, ऑल्सो इन सम केसेस विद देयर टूल टाइप, ऑल्सो इन सम केसेस विद देयर सबसिस्टेंस पैटर्न। सो दैट्स अ न्यू डायमेंशन विच वील नीड टू सी। सो चेंज द पैराग्राफ एंड राइट डाउन। एक नया हेडिंग दो, 5th हेडिंग इट विल बी ना, 5th पॉइंट, 4th तक देख लिया, 5th इट विल बी, अच्छा अच्छा वो हमने टूल टाइप नहीं लिखा ना, ओके वी फॉरगॉट दैट। सो एक बार टूल टाइप लिख लो, देन विल कम टू दैट। टूल टाइप, सॉरी, टूल टाइप, यहां पे टूल मेकिंग टेक्निक बदल दी। यहां पे अब टूल बनेगा बाय रबिंग द स्टोन्स टुगेदर, बाय काइंड ऑफ, जैसे ये एक स्टोन और दूसरा स्टोन। कभी घर पे आपने मीन्स घर कोई भी नाइफ हो या फिर कोई भी पॉइंटेड मटेरियल हो, उसे शार्पन करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे सॉलिड सरफेस पे उसे रब करते हैं, है ना। क्या करेगा उसके बाद, जैसे ही हमने रब किया तो उस सरफेस को देखते हो, शाइनी होता है ना। इसलिए यहां का जो स्टोन टूल है उसे कहा जाता है पॉलिश्ड स्टोन टूल, क्योंकि वो इस तरीके से बना है कि वो लगता पॉलिश्ड है, वो बहुत शाइनी लगता है, पॉलिशिंग की नहीं जाती है उसके ऊपर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वो टूल मेकिंग टेक्निक ऐसी है कि जो टूल बनेगा वो हमें पॉलिश्ड लगेगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पॉलिश्ड स्टोन टूल। अंडरस्टैंड, राइट डाउन। टूल टाइप पॉलिश्ड स्टोन टूल। Full stop. Now the tools are made, now the tools are made by rubbing each other or rubbing one against the other, rubbing one against the other, which gives it a shiny look or polished look. Clear? That's the tool type. And एक नोट करके अब रीजनल एक नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। टूल्स में कोर टूल्स ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, मिलेंगे हर वैरायटी के टूल्स। डोमिनेंट कौन होगा? पॉलिश्ड स्टोन टूल। जो जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने प्रैक्टिसेस में, नई प्रैक्टिसेस आने की वजह से पुरानी बिल्कुल खत्म तो नहीं होती है ना, तो थोड़ी थोड़ी चीजें पुरानी भी रहेंगी बट नया वाला जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। दैट्स द सिनेरियो। ओके, सो टूल टाइप के बाद नाउ राइट डाउन regionalization of culture started. Dash. Regionalization of culture started. Dash.
नंबर वन। अब रीजनलाइजेशन मतलब रीजन स्पेसिफिक, हर रीजन में अलग टाइम पीरियड अलग फीचर्स हमें दिखने लगे। ओके, पहला नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये एक रीजन हो गया, मतलब आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, यहां पे दिस इज द प्लेस वेयर एक्चुअली फार्मिंग स्टार्टेड इन इंडिया, दिस इज द रीजन वेयर फार्मिंग एक्चुअली स्टार्टेड इन इंडिया। तो टाइम पीरियड क्या है इसका, 7000 BC ऑनवर्ड्स, अर्लीस्ट यहां पे मिला है हमें एविडेंस। सो राइट डाउन टाइम पीरियड 7000 BCE onwards. सबसिस्टेंस, सेटलमेंट, ये सब कुछ सेम होगा, बट फिर भी वन पॉइंट वी नीड टू राइट कि अर्लीस्ट है, ये अर्लीस्ट है, ठीक है। सो 7000 BC ऑनवर्ड्स, फुल स्टॉप। फ्रॉम here we found the earliest remains of farming in India. Done. That's one thing which we need to remember. Again, और सारे फीचर्स सिमिलर हैं, तो वी नीड नॉट मेंशन एनीथिंग एल्स, बट क्योंकि न्योलिथिक साइट्स में साइट्स आर मेनी, सो व्हाट विल डू, हर कल्चर के रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लेंगे। यहां से इंपॉर्टेंट साइट क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पे है, ये पाकिस्तान, मेहरगढ़ ब्रैकेट पाकिस्तान। इट इज कॉल्ड एज क्राडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, cradle of Indian civilization, because it is the first site in India where agriculture was practiced. क्राडल का मतलब पता है, जो झूला जो होता है ना बच्चों का, उसे बोलते हैं क्राडल। सो वो बचपन रिप्रेजेंट कर रहा है, बिगनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्रीकल्चर बिगनिंग है, एग्रीकल्चर से फिर आप देखोगे कि विलेजेस बनेंगे, विलेज से फिर वो टाउन्स होगा, और टाउन से फिर हमें सिटीज मिलती हैं। सो एग्रीकल्चर इज दैट बिगनिंग। सिविलाइजेशन, जो वर्ड सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सो क्राडल ऑफ सिविलाइजेशन मतलब बिगनिंग ऑफ दैट डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इज द बेस जहां से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? ये यहां पे एक ही साइट याद रखेंगे, वी आर नॉट मेंशनिंग अदर्स। द सेकेंड रीजन is your foothills of Vindas. Foothills of Vindas. विंध्यास हिल्स की बात कर रहा हूं मैं, विंध्यास माउंटेन्स की बात कर रहा हूं मैं, एंड उसके फुटहिल्स में वी हैव योर द सेकेंड रीजन। यहां पे टाइम पीरियड 6500 BCE onwards.
6500 BCE onwards। यहां हमें याद क्या रखना है, तो वी नीड टू रिमेंबर साइट्स नेम। साइट्स नेम, एंड साइट्स नेम में एक नाम बहुत फेमस है, बहुत प्रोमिनेंट है हमारे एग्जाम के लिए, दैट इज कोल्डिहवा। यूपी में पड़ता है कोल्डिहवा। सो इंपॉर्टेंट साइट कोल्डिहवा। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज द सी राइस कल्टीवेशन के लिए ना जो डिफरेंट थ्योरीज हैं वो ये है कि राइस कल्टीवेशन, ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड, सबसे पहले राइस कल्टीवेशन कहाँ किया गया, तो चाइना में। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू कि चाइना से यहाँ वो प्रैक्टिस ट्रांसफर हुई है, ओके, माइग्रेट हुई है। बट some Indian scholars argue कि rice cultivation developed indigenously without any relation with your Chinese cultivation practice or rice cultivation practice, and they cite the evidence of Koldihwa. This is the first site from where we find the evidence of rice cultivation in India. Okay, so उसे बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट डेवलप हुआ है, वहां चाइना से कुछ नहीं आया है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ओके, so write down Koldihwa, full stop. Many scholars argue that rice cultivation developed independently in India at this site. At this site. Clear? That is your important site in this place. एक नाम और यहां पे है महागरा। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसा ही सिमिलर नाम महादहा है, तो सिमिलैरिटी की वजह से कंफ्यूजन होता है। देयर फॉर दिस साइट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। महागरा अगेन यूपी, Foothills of Vindas. I'll take 5 to 7 more minutes to complete this. Third one, Kashmir Neolithic. Kashmir Neolithic. Of course, I'm talking about the region of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी मिल रहे हैं, बहुत डिफरेंट फीचर्स भी मिल रहे हैं, यहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स। सो ऑल द फीचर्स आल्सो वी नीड टू रिमेंबर, बट बिफोर दैट टाइम पीरियड 2900 BCE onwards. Okay, 2900 BCE. यहाँ पे टूल जो है, टूल में मेजोरिटी जो है वो स्टोन टूल की जगह हमें बोन एंड हॉर्न टूल्स मिल रहे हैं। बोन एंड हॉर्न टूल्स ज्यादा मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू द स्टोन टूल्स। ओके, सो राइट डाउन लार्ज नंबर ऑफ बोन एंड हॉर्न टूल्स, लार्ज नंबर ऑफ बोन एंड हॉर्न टूल्स आर फाउंड। ओके, सबसिस्टेंस में हमें एग्रीकल्चर के रिमेन्स तो मिल रहे हैं, एविडेंसेस मिल रहे हैं, बट ज्यादा डोमिनेंट क्या है, एनिमल रियरिंग। ओके, सो नेक्स्ट, एनिमल रियरिंग इज most important subsistence practice, most important subsistence practice। सेटलमेंट के रेस्पेक्ट में भी एक नई चीज मिली। सेटलमेंट में यहां से एविडेंस मिल रहा है पिट ड्वेलिंग का। पिट, पिट क्या होता है, गड्ढा, है ना। सो बीनीथ द सरफेस द पीपल आर लिविंग।
पिट ड्वेलिंग कहते हैं। ड्वेलिंग मतलब घर और पिट मतलब गड्ढा। सो राइट डाउन एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग फाउंड एक और फीचर यहां से कि हमें बरियल्स में एनिमल्स एंड देयर मास्टर आर बरीड टुगेदर, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। एनिमल बरियल तो मिल ही रहा है, एनिमल एंड मास्टर टुगेदर, डॉग buried with his master or buried with the master, we found that evidence. So write down the evidence of dog buried with the master is also found. Dog buried with the master is also found. ठीक है, साइट बुरज़हुम, बुरज़हुम यूपीएससी ये पूछ चुका है एग्जाम में, प्रीलिम्स में यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस साइट। बुरज़हुम कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। यहीं से एक और साइट है गुफकराल, अगेन जम्मू एंड कश्मीर। गुफकराल जम्मू एंड कश्मीर। डन। The fourth one is after Kashmir Neolithic we have Southern Neolithic। सब थक गए है ना, कोई नहीं, 5 मिनट और, बिकॉज टॉपिक को बीच में छोड़ने पे फिर वो रिदम ब्रेक हो गया ना ऑल। विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक टुमारो। सो कश्मीर सदर्न नियोलिथिक टाइम पीरियड 2900 BCE, सेम पीरियड है ये। यहाँ पे वन थिंग विच इज यूनिक दैट एनिमल रियरिंग डोमिनेटेड एज अ सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, एंड हमें बहुत सारे ऐश माउंट्स मिले हैं, साइट्स जहां पे ऐश के माउंट्स है, माउंट्स मतलब पहाड़ है ना, सो ऐश माउंट्स मिले हैं। मेनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट दीज ऐश माउंट्स वर फॉर्म्ड बाय बर्निंग द कैटल डंग। एनिमल डोमेस्टिकेशन प्रैक्टिस होती थी, कैटल डंग को एक जगह इकट्ठा किया जाता था और उसे जलाया गया तो फिर वो माउंट बना। दैट इज हाउ, और जहां पे मतलब अनबर्न्ड है वो उस माउंट के फॉर्म में हमें दिखता है। दैट्स व्हाट दे कॉल। सो राइट डाउन मेनी ऐश माउंट्स, मेनी ऐश माउंट्स found which suggests that animal rearing was the major subsistence activity. Subsistence activity. Important sites: संगन कल्लू, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, ये तीनों कर्नाटका में है। संगन कल्लू, ब्रह्मगिरी एंड हल्लूर इन कर्नाटका। सब जगह नहीं मिले हैं ऐश माउंट्स, सदर्न का एक जनरल फीचर है। संगन कल्लू, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कर्नाटका,
Then we have one site with the name of Utnur in Andhra, and Payampalli in Tamil Nadu. Payampalli in Tamil Nadu. Payampalli, Utnur, Hallur, Brahmagiri, Sangankallu. Okay. Now the second last, fifth one is your Middle Gangetic Plain. (2500 BCE onwards). 2500 BCE onwards. Only one point in specific factors or features. Horn and bone tools dominated. Horn and bone tools dominated. Only one site important. चिरांड बिहार, बिहार में है. Okay, and the last one, eastern and northeastern India. Eastern and northeastern India. Eastern and northeastern India, time period after 2000 BCE. Eastern and northeastern India, time period after 2000 BCE. Important sites, direct important sites. Pandu, Rajar, Dhibbi, West Bengal, Daujali, heading, Assam, Rajar Dhibbi, Dhibbi, Pandu, Rajar Dhibbi, West Bengal, Daujali heading, this is the star mark. Daujali heading, UPSC पहले पूछ चुका है, previous years में they have asked. Daujali heading, Assam. Then Napchik, Manipur. Manipur. Okay, only this one. Regional cultures, Neolithic cultures. Nothing much. ठीक है. The things which are required from your exam point of view, उससे ज़्यादा ही मिल रहा है. So don't worry. अभी we'll stop it over here, and अभी आज एनालिटिकल वी हैव नॉट डिस्कस बिकॉज यहाँ पे टॉपिक ही ऐसा है. यहाँ पे प्रीलिम्स ओरिएंटेड थिंग्स वी नीड टू डू. आर्कोलॉजिकल कल्चर में अभी कल इट विल टेक मोर देन वन आवर इट विल टेक, बिकॉज आईवीसी का आर्कोलॉजिकल एस्पेक्ट हम कल डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स. और यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछता है. So we need to finish it comprehensively, and then after covering this archaeological culture we'll start with the political history. एक new theme start करेंगे जो कल start हो जाएगा. Okay, and please revise the things. आज बहुत ज़्यादा नहीं है but फिर भी, and don't try to mug up the things in one go. जो ये इतने सारे नाम है ना, you won't be able to remember in one go, so don't try to do that. इसको पढ़ो and वो headings को focus करो.
अभी हेडिंग्स पे फोकस ज्यादा होगा, उसके अंदर के कंटेंट पे धीरे धीरे याद होंगी वो। अंडरस्टैंड? दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर। साइट्स को लोकेट करने की कोशिश करो, दैट्स हाउ यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, so we'll meet tomorrow same time. Till then, thank you.